फॉर एग्जाम्पल अगर हम जावा की बात करें, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको ना जावा का प्रोग्राम में कोई क्लास लिखना होता है, करेक्ट, क्लास के अंदर देन आपको एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड, राइट ना, वॉइड मेन लिखना होता है, उसके अंदर देन स्ट्रिंग आस लिखना होता है, ओके, एंड देन आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, अगर कोई जावा से बिलोंग करता है तो देन आपको पता होगा, या वेलकम टू सीएनसी, राइट, ओके। सो इतना कोड एटलीस्ट हमें करना, बाद में इसको कंपाइल करना होता है, रन करना होता है, ओके। अगर हम पाइथन की बात करें, जस्ट मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है, राइट, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया मैंने यहाँ पे, मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को, सीएमडी को मैंने ओपन किया, यहाँ पे जस्ट मैंने पाइथन एंटर किया, पाइथन एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट प्रिंट वेलकम टू सीएनसी एंड जस्ट एंटर किया, वेलकम टू सीएनसी, देखो यहाँ पे आउटपुट मिल गया। आप तो बोलोगे तो बहुत ईजी है, यही तो मैं बोल रहा, एक ही लाइन का कोड मैंने लिखा और आउटपुट मिल गया। बाकी लैंग्वेज में अगर इतने बड़े बड़े कोड्स को इतना करना पड़ता है, तो इसीलिए पाइथन इज एन वेरी इजी। जैसे कोई बिगिनर्स होता है ना, बिगिनर्स, जैसे कि पहले बोला जाता था कि जावा सी इज एन बिगिनिंग लैंग्वेज, कोई बिगिनर्स आते हैं उनके लिए होता है, बट 2-4 साल से लास्ट 3 to 4 years ना पाइथन ने सबको हटा दिया, और पाइथन इज अ बिगिनर लैंग्वेज बिकॉज इतना ईजी है ना, मतलब उसके फीचर्स ही ऐसे है, राइट, वी कैन से कि इजी टू अंडरस्टैंड, क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। तो हमारे पास इंस्टॉलेशन है, अभी पाइथन को रन करने का एक तो तरीका ऐसा है कि हम पाइथन के प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हैं, राइट, लाइक एज अ स्क्रिप्टिंग। अभी आपको किसी को पता होगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नहीं पता है तो देखो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लैंग्वेज लिखना है, तो देखो यहाँ पे अभी मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा था, वी हैव टू मेक द सम क्लासेस, सम फंक्शंस, राइट ना, सम मेथड्स, उसको फॉलो करना होता है। जैसे जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट ना, वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स भी, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। तो अगर किसी को पता नहीं है, बट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो हर एक चीज आपके ऑब्जेक्ट्स में होती है, राइट ना, हर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, जो जावा के अंदर होता है, पाइथन के अंदर होता है, सब जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लिखनी है तो आपको यू हैव टू फॉलो द सम ऑब्स कंसेप्ट्स, या फिर कोई फंक्शनल ओरिएंटेड, जैसे सी इज एन फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको सी से जाना पड़ता है फंक्शनल ओरिएंटेड से, या फिर आपको पाइथन से जाना, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से आपको जाना होता है। तो कुछ ना कुछ आपको जो कोड है किसी ना किसी कंसेप्ट में लिखना होता है। बट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, जिसमें कोई ऐसी प्राइवेट कंसेप्ट नहीं होती, जैसे आपको कोई क्लास लिखो कंपलसरी है, फंक्शन लिखना कंपलसरी, ऐसा कोई चीज नहीं होती है। स्क्रिप्टिंग ने जैसे आगे प्रोग्राम अपना स्टार्ट करता है लाइन बाय लाइन, दिस इज अ स्क्रिप्टिंग। और आजकल स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेब बेस पे जब हम काम करते हैं या फिर किधर भी, तो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैकिंग में भी सबसे ज्यादा स्क्रिप्टिंग यूज हो जाती है। सो पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन इज अ फंक्शनल ओरिएंटेड। ये देखो, मतलब कि अगर हम जावा की बात करेंगे, जावा इज ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट द फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। जावा मिस दिस कंसेप्ट्स। सी की हम बात करेंगे, सी इज अ फंक्शनल ओरिएंटेड, नॉट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने बहुत बार सुना होगा, सर फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या एग्जैक्टली है? देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आप लोग इस तरह क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ना एक एनिमल नाम का क्लास बना दिया, एक सिंपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सी, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, क्योंकि पाइथन पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए हमें पहले थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर किसी लैंग्वेज से और को पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ से आपको अभी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्योंकि पाइथन में आप एक भी लाइन लिखोगे ना, या फिर कोई भी कोड लिखोगे ना, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें जानना है इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। जैसे मैंने क्लास लिखा एनिमल, क्लास मैंने एनिमल लिखा, और इसके अंदर एनिमल, जैसे कि एनिमल होता है, एनिमल क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक रन करता है, राइट ना, रन करने का काम करता है, करेक्ट, एंड ईट करने का काम करता है, फॉर एग्जांपल उसके दो बिहेवियर्स है, उसकी फंक्शनलिटी है, ठीक है, रन एंड ईट। अब मुझे बताओ कि जब हम
एक जनरल जनरल अगर आप जनरल में अगर आपको पूछता हो कि मुझे बताओ एनिमल इज अ रियल वर्ल्ड फिजिकल एग्जिस्ट और नॉट, एनिमल एक रियल वर्ल्ड फिजिकल एग्जिस्ट करता है? आप बोलोगे सर, कोई बोलेगा सर या एनिमल इज अ फिजिकल, जैसे डॉग है, एलिफेंट है, कैट इज फिजिकल एग्जिस्ट। बट माय क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एनिमल, व्हेन वी से द एनिमल, नॉट द डॉग, नॉट द कैट, आई एम जस्ट से द ओनली एनिमल। सो एनिमल जब हम बोलते हैं तो कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हमारे माइंड में कि यही डॉग है यही कैट है, राइट? जैसे हम एनिमल बोलते हैं तो जस्ट हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि एनिमल समथिंग, कोई एनिमल है बट वो कोई फिजिकल एग्जिस्ट है, कौन सा एनिमल है हमें पता नहीं है, राइट? तो जब हम क्लास लिखते हैं ना, क्लास हमेशा एक वर्चुअल होता है, जैसे कि एनिमल इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट नॉट द फिजिकल एग्जिस्ट। जैसे मैं फ्लावर बोलूंगा, राइट ना, इज अ वर्चुअल, कौन सा फ्लावर, डोंट नो। उसी तरह एनिमल, कौन सा एनिमल हमें पता नहीं है। दिस इज द वर्चुअल कॉन्सेप्ट। जो अब हम क्लास की और बात करते हैं, तो जब हम कोई क्लास रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट मीन्स इट्स इन अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट नॉट द फिजिकल एग्जिस्ट। तो रन और इट ये कौन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, वी डोंट नो, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ वर्चुअल। अभी वर्चुअल है तो कोई उसको यूज ही नहीं कर सकता है, करेक्ट? व्हेन वी सी कि आई हैव द डॉग ऑफ द एनिमल क्लास, जैसे कि डॉग है जो एनिमल का है, राइट? डॉग इज एन एनिमल, ओके। जब अब मैंने बोला कि एनिमल क्लास का एक डॉग है, देन अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूंगा कि डॉग कैन रन, करेक्ट, एंड डॉग कैन ईट, उसी तरह मैंने बोला कि अरे कैट, ओके, कैट भी एक एनिमल है। अब मैंने बोला कि कैट कैन रन एंड कैट जो है वो ईट कर रहा है, राइट? ओके, इस सीन में अब देखो कि डॉग एंड कैट ये दोनों चीजें रियल वर्ल्ड फिजिकल एग्जिस्ट करती है, राइट? करेक्ट। और जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है ना, वही आपके इस क्लास के वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स को यूज करती है, जैसे कि रन एंड इट। और ये रन और इट कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है, कैट कर रहा है। दैट मीन्स ये कैट एंड डॉग जो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। इनको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑलवेज फिजिकल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि देखो, परफॉर्म करने वाला कोई तो ऐसी चीज नहीं, कोई तो गॉड नहीं है कि ये ऐसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट ना? सो उसको परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक रियल वर्ल्ड फिजिकल एग्जिस्ट कंसेप्ट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एनिमल रन एंड कौन कर रहा है पता नहीं, बट अभी यहाँ से पता चला कि डॉग रन कर रहा है, डॉग ईट कर रहा है, तो डॉग इज एन ऑब्जेक्ट, कैट इज एन ऑब्जेक्ट, कैट इज एन ऑब्जेक्ट, डॉग इज एन ऑब्जेक्ट। और ये डॉग एंड कैट के बिहेवियर्स जो है ना, ये क्लास लिखता है। जो क्लास के अंदर जो होते हैं ना, जिसको हम कलेक्शन ऑफ द मेथड्स या फंक्शंस बोलते हैं, करेक्ट ना, एंड सम डेटाज एंड वेरिएबल्स जो बोलते हैं ना, जो ये चीज होती है फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होती, वर्चुअल होती है, जिनको यूज करने के लिए ये ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होते हैं, राइट? इनको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर्स। जैसे किसी ने बोला कि अरे मेरा डॉग का कलर क्या है, सो आई जस्ट डिफाइन द सम वन डेटाज और वेरिएबल कलर, देन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अरे डॉग कलर इज व्हाइट, देन कलर इज एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर वही दो ही चीजें होगी, एक तो होगा ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स, और दोनों को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की मदद करते हैं, ऑब्जेक्ट से उनको एक्सेस करते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट एक्सेस द एनी मेंबर ऑफ द क्लास। तो मुझे बताओ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, जो भी करना है क्लास के अंदर, क्लास एग्जैक्टली क्या है कि एक वर्चुअल, एक वर्चुअल कंसेप्ट है, इज अ ब्लूप्रिंट, वी कैन से इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर द प्रोजेक्ट। मतलब आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो प्रोजेक्ट का फ्लो, जैसे कि कोई किसी को ना कोई ना एक कंस्ट्रक्शन करना है, ओके, एक आपको घर बनाना है, व्हेन यू वांट टू मेक द सम हाउस, ओके, देन आप डायरेक्टली आके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करोगे, करेक्टली? सबसे पहले कोई एक आर्किटेक्ट आएगा, देन उसको एक प्री प्लान बनाएगा, एक सॉफ्टवेयर से जैसे ऑटोकैड वगैरह उससे एक प्री प्लान बनाएगा, या फिर हाथ से अभी कोई स्केच निकाल देगा, वॉट एवर, कि आपका एक घर जो है हाउस है कैसे बनेगा, उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, कहाँ कहाँ पे कितना मटेरियल करना है, एवरीथिंग उसने यहाँ पे मेंशन किया होगा। बट इज नॉट रियल वर्ल्ड, करेक्ट ना? इसने जो बना इज नॉट रियल वर्ल्ड, ये आपके एक वर्चुअल, एक ब्लू प्रिंट, एंड इसके अकॉर्डिंग देन आपका फिजिकल एग्जिस्ट, जो फिजिकल काम होता है वो स्टार्ट होता है। सेम क्लास हमारा उसके जैसे काम करता है।
इज अ ब्लूप्रिंट। एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको हम एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग हियर द ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के हमारे पास क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, राइट ना। हमारे पास क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के। दैट्स व्हाई हमें कि एवरीथिंग यहाँ पे क्या होता है इन ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स को, राइट। ओके, बिफोर दैट, ओके, बस मुझे इतना बताना था कि ऑब्जेक्ट होता है एक फिजिकल एग्जिस्ट होता है जो कि क्लास के अंदर एक कंसेप्ट्स होते हैं, यानी कि उसके बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स जो ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है। ओके, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो तो हम चाहते हैं कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, राइट। हमें अभी प्रोग्रामिंग करना है, वी हैव टू राइट द सम प्रोग्राम। उसके पास इंटरप्रेटर जो हमारे हमने इंस्टॉल करके रखा है पाइथन का, उसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। अगर आपको यहाँ पे CMD में जाके यू हैव टू राइट द a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, a प्लस b कर दो, आपको आउटपुट 30 मिल जाएगा। इतना इजी पाइथन है कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। इज इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। जबकि हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था तब हमारे पास क्या हुआ था, जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, करेक्ट, जब हमने इंस्टॉल द पाइथन देयर हमारा इंटरप्रेटर आ चुका है। इसकी मदद से एक लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट वे हो गया कि यस हम वी कैन रन द पाइथन, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका होता है अगर आपको पाइथन को एग्जीक्यूट करने का, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना, तब हमें एक एडिटर मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो आइडियल करके हमें एडिटर मिल जाता है, एक शेल होता है। जब आप इंस्टॉल करते हो इसको भी आप ओपन करके यहाँ से भी प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए बता रहा है कि पाइथन का वर्जन है, एवरीथिंग यहाँ पे इसका लाइसेंस वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे ये शो कर रहा है। जस्ट आप यहाँ से भी जस्ट राइट कर सकते हो कोड, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, वॉट एवर, है ना। यू कैन परफॉर्म, सी इज 30। ए को भी एंटर करोगे ए की वैल्यू 10 मिलेगी, बी को एंटर करोगे बी की वैल्यू 20 मिलेगी, जो ऑलरेडी हमने असाइन करके रखा है वैल्यूज को। सो ये भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, राइट। सो यहाँ से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप बोले सर मुझे अगर ये तो सिंपल है कि इंटरप्रेटर है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट एवरी टाइम ऐसा ना होगा कि मुझे एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमारा कोड तो बड़ा होगा, एक कंसेप्ट्स होंगे, लूप्स होंगे, इफ होगा, वी हैव टू चेक द सम कंडीशंस, राइट ना। देन कौन एग्जीक्यूट होगा कौन नहीं होगा, सो हमें एक बंच ऑफ द कोड को लिखना है। देन हाउ टू राइट द कोड, तो सिंपल है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। जस्ट गो द फाइल, जस्ट यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, देखो जब हम आईडीली में है, जो कि हमें पाइथन एक एडिटर दे देता है, तो उसको हमने ओपन किया, इसको फाइल में जाके न्यू फाइल करना है। जस्ट यहाँ पे न्यू फाइल करना है, राइट। जब अब यहाँ पे न्यू फाइल करोगे तो यहाँ पे एक आपको ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपको ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आराम से आप एक प्रोग्राम आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि a इज इक्वल टू 10, ओके, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द प्रिंट, सी print is in functions. If you have to display the something on the console, then we use the print function, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स देते, जो भी रहेगा उसके अंदर हम दे देंगे, वो हमें आउटपुट के तौर पे दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई अदर लैंग्वेज से, अगर आपने कभी कॉलेज के टाइम पे एनीवेयर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, खास करके C++ एंड जावा एंड .NET, सो इसका और इसका सिंटेक्स में अगर आप देखोगे ना, ना यहाँ पे कोई सेमीकोलन है, करेक्ट, ना आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐसे इंट लिखने की जरूरत है ना, ना कोई आपको यहाँ पे फ्लोट लिखने की जरूरत है। वो भी मैं यहाँ पे अभी आज के सेशन में वो डिस्कस करने वाला है, एग्जैक्टली यही फंडा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी जस्ट चेक करने के लिए हम बता रहे हैं कि C इज इक्वल टू A प्लस B लिख दिया, जो भी आउटपुट है C के अंदर है, और मैंने प्रिंट यहाँ पे C कर दिया, राइट। ओके, जस्ट अब इस बंच ऑफ द कोड को मुझे एग्जीक्यूट करना है, इट्स नॉट द वन लाइन, राइट ना। देन यहाँ पे ना फाइल में जाके इसको सेव करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेव करना है, या कंट्रोल एस कर सकते हो। सेव आपको जहाँ पे करना है आप कर सकते हो, एवरीवेयर। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आप इधर ही सेव करना, कोई इट्स नॉट मैंडेटरी। मैंने डेस्कटॉप पे करके एक फोल्डर करके रखा है, आई थिंक वर्कशॉप करके, ठीक है। बस इसमें जाके आपको मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ इसका नाम दे दिया test.py। देखो एक्सटेंशन क्या होगा, py, जैसे जावा का डॉट जा होता है, राइट ना, उसी तरह इसका क्या आएगा py, पाई यानी कि पाइथन, एंड इसको सेव कर दिया।
ठीक है, अब इसको सेव हो गया है प्रोग्राम। अब इसको रन करना है, इस पार्ट को जो इंटरप्रेटर पाइथन का रन करेगा। रन करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है, रन, रन मॉड्यूल, या फिर एक शॉर्टकट की होता है F5, इसको दबाना है। जैसे इसको मैं रन करूंगा ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिखाई देगा इस शेल पे। अब जस्ट मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, सी 30 आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। कितना ईजी है ना, ना कोई टेंशन है ना। बाकी लैंग्वेज इतना कोई इसको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये सब बिगिनिंग लैंग्वेज, कोई भी इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना, उसी तरह इसको लिख सकते हैं, राइट। ओके, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये तो समझ में आया कि यहाँ से भी रन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक एक लाइन, मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर मैं यहाँ से, मेरे पास कोई एक एडिटर है, राइट ना, कोई भी प्रोग्राम में लिखने के लिए एक एडिटर लगता है। जैसे कि अभी मैं एक CMD पे लिख रहा था, कमांड प्रॉम्प्ट पे, बट इज नॉट एडिटर, बिकॉज ये तो जब एग्जीक्यूशन के लिए हो सकता है, एक लाइन को चेक करने के लिए, या फिर आइडियली से भी हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। चलो यहाँ से एक एक लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ द कोड लिख सकते हैं। अगर हमें कोई एडिटर से भी प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे नोटपैड, या आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है, या फिर सबलाइन में, किसी भी एडिटर से में आप प्रोग्राम इसका भी कर सकते हो। कैसे, मैं फिर से सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ओके, एंड आई जस्ट यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी को। ओके, एंड अब इसको कैसे रन करोगे, यहाँ से सिंपल है, सेम तरीका है। आपको पहले अपने डायरेक्टरी में सेव करना है, जहाँ पे आपका फोल्डर है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वर्कशॉप का फोल्डर बनाया, जिसके अंदर मैं इसको test1.py के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। अब इसको प्रोग्राम को रन करने के तरीके देखो, एक तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, CMD। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपका जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव है ना, पहले उस डायरेक्टरी में हमें पहुंचना है, राइट। तो अगर हमें अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो CD नाम का एक ये जो कंसोल के कमांड्स है, राइट ना, CD चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। सबसे पहले मुझे डेस्कटॉप पे जाना था, देखो अब मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। फिर से CD करना होता है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पाइथन, लाइक, राइट ना, इज CMD कमांड्स होते हैं। चेंज डायरेक्टरी, मैं चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ कि मेरा एक वर्कशॉप कर गया था, मैं टैब दबा दिया, तो टैब से पता चलता है कि कौन से स्टार्टिंग हो रहे, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में एंटर किया, तो मेरे पास वर्कशॉप है, मैं यहाँ तक पहुंच गया। ओके, मैं यहाँ पे DIR करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अरे मेरे इसमें कौन से फाइल्स है, कब कब सेव किया है, एवरीथिंग। देखो, टेस्ट 1 है ना, 6 पॉइंट, अभी जस्ट मैंने उसको सेव किया, एवरीथिंग ठीक है। ओके, इसके हमें कोई जरूरत नहीं होती है, बट अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मेरे जो test1 डॉट जो पाई, ये जो मेरी फाइल है ना, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले मुझे इंटरप्रेटर के पाइथन को जगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अभी समथिंग होने वाला है, आपको रेडी रहना है, राइट ना। यू हैव टू मेंशन कि आपको इस इंटरप्रेटर से हमें एग्जीक्यूशन करना है, यू हैव टू मेंशन। ये सबसे पहले हमें पाइथन लिखना पड़ेगा कि इस इंटरप्रेटर पाइथन। ओके, और इसके बाद हमारा आएगा test1.py, जो हमारे किसको हमें कंपाइल करना है, किसको, सॉरी, किसको हमें इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमने बता दिया, एंटर किया, आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 30, राइट। ये भी इजी तरीका है। ओके, सो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, नो इशू। तो मैंने बस इतना बताया कि पाइथन जब आपके पास इंस्टॉल होता है, सो आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं टू एग्जीक्यूट योर द पाइथन। ओके, तो आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से आपकी मर्जी, आपको जहाँ से ठीक लगे वहां से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, चलो हम कुछ यहाँ पे करते हैं पहले। अब जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले दो तीन चीजें आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। क्या, देखिए, अब जब हम पाइथन के प्रोग्राम्स करते हैं, राइट, ओके, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफायर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्या जानना होता है, आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स। ओके, इसके बाद जानना इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे वेरिएबल्स। इसके बाद हमें जानना इंपॉर्टेंस होता है कि डेटा टाइप्स। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ कीवर्ड्स। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आपको इफ यू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज आप जब पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं वहां पे, यही सीखते हैं ना, अल्फाबेट्स। पहले यही इंट्रोडक्शन किया जाता है ना, अल्फाबेट्स A to Z। इसके बाद हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं, यूजिंग द अल्फाबेट्स हम क्या करते हैं, एक वर्ड्स क्रिएट करते हैं, एंड वर्ड्स क्रिएट करने के बाद सेंटेंस होता है, देन इसको ग्रामेटिकली चेक किया जाता है, इज और ING लगाना है नहीं लगाना, वॉट एवर, राइट, जो प्री डिफाइंड कंसेप्ट होते हैं। तो समथिंग है आइडेंटिफाइज। देखो, इन्वायरमेंट में हर एक चीज को आइडेंटिफाई करके रखा है, इन्वायरमेंट ने हर एक चीज को क्या किया, आइडेंटिफाई किया।
सो व्हाट इज द आइडेंटिफाई, राइट ना, आइडेंटिफायर्स, ओके। सो आइडेंटिफायर्स मतलब होता है कि यहाँ पे भी आइडेंटिफायर्स हमारे कौन से, देखो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड 0 to 9, दिस द आइडेंटिफाई जिनकी मदद से हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करने वाले हैं। ए टू जेड जो स्मॉल कैपिटल, इनका ये तो आइडेंटिफायर्स। अभी मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, हो सकता है किसी को पहले से पता हो, बट ये है ना फॉर बिगिनर्स, मतलब जिसको कुछ पता भी नहीं उनके लिए भी ये चीज है, राइट, ओके। तो ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9, दिस आर द आइडेंटिफायर जिनकी मदद से हम वेरिएबल्स को क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज द वेरिएबल, जैसे कि आपके पास अल्फाबेट से ए टू जेड आपको एक वर्ड बनाना है, राइट। सो उसी तरह अब हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने, वेरिएबल टू होल्ड द सम वैल्यू, है ना। अगर आप, जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जो वेरिएबल क्या करता है पता है, एक किसी वैल्यूज को होल्ड करता है अपने मेमोरी, इज ना मेमोरी पॉइंटर वी कैन से। एक मेमोरी एड्रेस रहेगा यहाँ पे, समथिंग आपका एक कोई मेमोरी एड्रेस होगा, यहाँ पे समथिंग मेमोरी एड्रेस होगा। इस मेमोरी एड्रेस पे हमने एक कोई वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू को होल्ड किया। सो व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल टू होल्ड द सम वैल्यू, किसी वैल्यू को होल्ड करता है। मोस्टली हम बोलते हैं कि स्टोर करता है, स्टोर भी सही है बट होल्ड आई थिंक इज द बेस्ट वे, कि होल्ड करना, इस वैल्यू को उसने होल्ड किया है, ओके, क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं, राइट, ओके। सो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि जैसे मुझे लिखना है वेरिएबल, तो मैंने a इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख दिया, a इज इक्वल टू 10, तो a इज इन अ वेरिएबल, 10 इज इन अ वैल्यू एंड इक्वल टू इज एन ऑपरेटर, इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आगे आएगा। असाइनमेंट, राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन किया जाती है, जैसे 10 वैल्यू जो है ना इस a वेरिएबल को असाइन की जाएगी। तो 10 वैल्यू जो है a वेरिएबल को असाइन होगी, इक्वल टू का वही काम होता है, असाइन टू द वैल्यू। देन तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। अब मुझे बताओ ये वेरिएबल कहां से आया। तो ये जो ए वेरिएबल है ना, देखो आप आइडेंटिफायर से ले रहे हो। इफ यू मेक a1 इज इक्वल टू 10, सपोज a1, ये भी आइडेंटिफायर से है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट ना। कैपिटल स्मॉल देन नंबर, दिस इज आल्सो वैलिड। हम इस इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज कर सकते हैं एज एन अ वेरिएबल टू होल्ड द सम वैल्यू। बट यहाँ पे भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है, अगर किसी को पता होगा सो आपको याद आएगा कि क्या रूल है। जैसे कि इसमें ना किसी भी वेरिएबल का अगर आपको क्रिएट करना है तो मैं उनको एज नंबर स्टार्ट नहीं कर सकता, किसी भी वेरिएबल को हम एज नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इज इनवैलिड। समझ में आया फर्स्ट रूल, ये सब लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली द पाइथन, जावा, सी, सी प्लस, एवरीवेयर। नेक्स्ट, इसके बाद कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को इस तरीके से लिख दिया, अगेन दिस इज इनवैलिड। व्हाई, कि हम किसी भी वेरिएबल के बीच में कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। विद इन अ वेरिएबल वी कैन यूज द एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, ये एक सेकंड रूल हो गया, दिस इज इन वैलिड, दिस इज द इन वैलिड, ओके। देन सपोज मैंने ना एक आइफ नाम का वेरिएबल बना दिया, ओके। ये कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर नहीं है, नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, परफेक्टली ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, राइट, ओके। बट फिर भी ये इनवैलिड है। आप बोलोगे सर क्यों, बिकॉज पाइथन के अंदर कुछ प्रिजर्व कीवर्ड्स है, पाइथन के अंदर कुछ प्रिजर्व कीवर्ड्स है, उन इन प्रिजर्व कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे आपका इफ हो, ब्रेक हो, है ना, एल्स हो, जो आगे आ जाएंगे, राइट ना। सो इन कीवर्ड्स को जिनका मीनिंग ऑलरेडी इंटरप्रेटर को पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है, राइट, तो इनको एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते, ओके। तो दिस इज द थर्ड रूल। तो ये छोड़ के अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो किसी भी टाइप्स का, इज वैलिड। अगर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर सीजन वी कैन यूज, अंडरस्कोर को भी हम एज अ वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। क्यों सर अंडरस्कोर को, सी किसी भी लैंग्वेज में ना, किसी भी चाहे कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, किसी के लिए भी अंडरस्कोर का मीनिंग एज अ बाय डिफॉल्ट नहीं देके रखा है। जैसे कॉमा का मीनिंग है, कोलन का मीनिंग होता है, सिंगल यूनिट का मीनिंग होता है, वैसे पाइथन में ऐसा कोई मीनिंग्स नहीं है। कोई इंटरप्रेटर को इसका कोई पता नहीं है कि अंडरस्कोर क्या होता है, तो एज अ ट्रीट एज अ स्ट्रिंग करता है, यानी कि एज अ वेरिएबल को कंसीडर करता है, राइट। सो अंडरस्कोर वी कैन यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल। सो हमारे पास आइडेंटिफायर्स आ गए, आइडेंटिफायर्स की मदद से हमने वेरिएबल क्रिएट किया। बट जब हम कोई मेमोरी,
है ना। जैसे कि हम, मैंने बोला कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन करते हैं, करेक्ट। यानी कि जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैंने ए नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके लिए कुछ एक मेमोरी, यहाँ पे समथिंग मेमोरी एड्रेस भी आपका आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे 10 वैल्यू भी स्टोर है। ये मेरा ए वेरिएबल है जिसको ये क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, इज अ रेफर वेरिएबल, वेरिएबल इज रेफर टू द सम एड्रेस, राइट, ओके। और इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं। सो इस ए वेरिएबल में रेफर कर रहा है 10 वैल्यू को इस मेमोरी एड्रेस, फॉर एग्जांपल इस मेमोरी एड्रेस। देन ये हमें इंटरप्रेटर हाउ टू नो कि विच टाइप ऑफ द डेटा स्टोर इन दिस मेमोरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू 10, और इफ यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग तो मैंने प्रिंट लिख दिया, सेव किया प्रोग्राम को, मैं फिर से हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया और मैंने यहाँ पे पाइथन test1.py डाल दिया, मुझे a की वैल्यू 10 यहाँ पे मिल जाती है, करेक्ट। देन अब मुझे बताओ ना, मैंने यहाँ पे a वेरिएबल सिर्फ डिफाइन किया, मैंने इसका कोई डेटा टाइप्स नहीं बताया कि ये जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है। अगर आप जावा से बिलोंग करते हो तो आपको compulsory you have to write here the int, because this is an integer type variable, okay। अगर आपको डेसिमल वैल्यू लेना है, you have to mention the float type, double type, int type, right now this is different types, okay। बट इन अ पाइथन ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आपने किसी ने जावास्क्रिप्ट पे पहले पढ़ा होगा ना, जावास्क्रिप्ट, ओके, तो उसमें भी ऐसा ही सेम सिंटैक्स है ना। आपको वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह पाइथन में कोई डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं होती। बट डेटा टाइप्स, फिर हम बोलेंगे सर देन पाइथन में डेटा टाइप्स है या नहीं, है ना, पाइथन में डेटा टाइप्स है या नहीं, राइट, ओके। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे b इज इक्वल टू 10 और मैं b को डिस्प्ले कर रहा हूँ, b की वैल्यू 10 है, देन हम बोलेंगे सर b का डेटा टाइप्स है या नहीं। अगर वो चेक करना है आपको, सिंपली यहाँ पे टाइप नाम का फंक्शन होता है, टाइप ऑफ b लिख दो, b को टाइप वाले फंक्शन में डाल दो और एंटर कर दो, आपको पता चलेगा इसका डेटा टाइप्स है या नहीं। यहाँ पे देखो क्लास इंट बोल रहा है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का हुआ। बट लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप एक डायनामिकली डेटा टाइप होता है, यहाँ पे कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे वैल्यू वैसे अपने डेटा टाइप्स को ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मेरी 10 है, मैं ए की वैल्यू 5.6 लिखूंगा और यही प्रोग्राम मैं जावा में लिख दूंगा ना, जैसे कि यहाँ पे पहले इंट लिखा एक और बाद में ए के अंदर मैं 5.6 यानी कि डेसिमल वैल्यू स्टोर कर दूंगा ना, पाइथन जावा का ऐसे अगर जावा में करूंगा तो जावा का कंपाइलर क्या करेगा, एरर दे देगा, भाई ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप बोलते हो इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, बाद में आप उसका डेटा टाइप चेंज करते हो, क्योंकि डेटा टाइप चेंज करते हो उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसका साइज चेंज होती है, उसके बिट्स होते हैं, बिट्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, एवरीथिंग इज चेंज, क्योंकि जावा इज एन स्ट्रिक्टली बिहेव लैंग्वेज। बट पाइथन ऐसा नहीं है, पाइथन तो ऑटोमेटिकली लेता है। आप बोलोगे सर अब ऐसा पॉसिबल है क्या, पहले तो मेरा एक कौन सा टाइप का था, इंटीजर टाइप का, यहाँ पे देखो राइट ना, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए बी, जैसे बी वेरिएबल है, कैसे 10 है, बी का डेटा टाइप का इंट है, नाउ मैं बी की वैल्यू 4.5 लिख दिया, ओके, बी को प्रिंट भी किया, हमें 4.5 भी वैल्यू मिल रही है। अब मैं टाइप बी का चेक कर रहा हूँ, अब ये बोलेगा अरे टाइप तो फ्लोट है, मतलब पहले ए का टाइप इंट था, नाउ जो डेटा टाइप्स का जो टाइप है वेरिएबल का अभी फ्लोट बन गया, इसे डायनामिकली डेटा टाइप्स, यहाँ पे कोई डेटा टाइप्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप बोलते हो सर मैंने इसको बी की वैल्यू आगे जाके ना एक स्ट्रिंग लिख दी, स्ट्रिंग मेंशन इन अ डबल इंटेड और सिंगल इनवर्टेड, ठीक है, देखो पाइथन स्ट्रिंग भी मिल गई। नाउ चेक द टाइप्स, टाइप नाम के फंक्शन का यूज करके आप डेटा टाइप चेक कर सकते हो। क्लास एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग, एवरी टाइम आप देखो यहाँ पे क्लास आ रहा है, पता चल रहा है ना, एक क्लास दे रहा है, क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास, दैट मींस जब हम बी वेरिएबल भी लिखते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट में होता है, बाकी लैंग्वेज में किसी में नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो ना, जैसे जब हम किसी अदर लैंग्वेज की बात करते हो तो वहां पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रिमिटिव। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं पाइथन में, एवरीथिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव यानी कि ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने पहले बोला ऑब्जेक्ट, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट में होती है। इसका फायदा भी होता है, क्या फायदा होता है, अगर कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा के अंदर जाके कुछ ऐसे प्रोग्राम देखता हूँ, इंट एक्स इज इक्वल टू, और मैं इस तरीके से वैल्यू लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, इंट एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से वैल्यू लिख दिया। अब मैंने बोला पाइथन के कंपाइलर को
मैंने x की वैल्यू ऐसे लिख दी एंड अब मैंने बोला पाइथन के सॉरी जावा के कंपाइलर को मैंने बोला कि भाई अब इसको रन कर दो। क्या करना है, इसको अभी आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। देन जावा का जो कंपाइलर है ये इस गिव्स द एरर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक रेंज होती है, साइज होती है, लिमिटेशंस होते हैं। जब हम किसी भी लैंग्वेज में जब इंट लिखते हैं तो उसके इंट यानी कि एक्स वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स। देन 2 है ना, 2 32 इसकी साइज होती है। इसको कैलकुलेट करके जो साइज मिलेगी ना ये प्लस और माइनस में ले लेगा, इसके बाहर ये साइज नहीं लेगा। अगर हम बात करते हैं पाइथन की, देखो अब हम बात करते हैं पाइथन की। सो मैंने x इज इक्वल टू वेरिएबल लिखा और उसकी वैल्यू ऐसे लिख दी फॉर एग्जांपल। ओके, एंटर किया मैंने, फिर से x को लिखा, प्रिंट किया, देखो आउटपुट तो मिल गया। दिस इज द इज अ ब्यूटी ऑफ द पाइथन बिकॉज एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिमिटेशंस नहीं होते हैं। इजीली हम पाइथन के अंदर के मतलब कितने भी साइज के कितने भी वैल्यूज को लिख सकते हैं, नो एनी लिमिटेशंस, राइट, नो एनी लिमिटेशंस। तो ऐसे भी हम पाइथन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वेरिएबल। तो एक कंसेप्ट है कि हम पाइथन को लिखने के लिए कोई ना कोई डेटा टाइप्स की जरूरत है, बट डेटा टाइप्स होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, एवरीथिंग प्रेजेंट। ओके, देन तो डेटा टाइप्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, डेटा टाइप्स भी हमारे यहाँ पे है। तो कौन से टाइप्स के डेटा टाइप्स है? तो कुछ स्टैंडर्ड है ना, कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर, डेटा टाइप्स। ओके, तो जिसके अंदर है ना कुछ स्टैंडर्ड हमारे जो डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर हमें कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले आता है एक हमारा नंबर्स। अभी नंबर्स में क्या क्या आता है आपका? नंबर्स में इंट आता है, फ्लोट आता है, करेक्ट। ओके, इंट फ्लोट ये नंबर्स आते हैं सबसे पहले। इसके बाद सेकंड डेटा टाइप्स आता है ना, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? आई थिंक सीक्वेंस टाइप। हाँ, सीक्वेंस टाइप। थर्ड आता है हमारा बुलियन, फोर्थ आता है हमारा सेट एंड फिफ्थ आता है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी, ठीक है। सो दिस आर द 6 फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन अ पाइथन। अगर हम जब बात करेंगे किसकी बात करेंगे, नंबर्स की, तो नंबर्स में क्या क्या आएगा? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर्स में आएगा हमारा इंटीजर, राइट, जब भी जो हमने बोला इंट आएगा। सेकंड आएगा हमारा फ्लोट, अभी जस्ट हमने देखा। और एक थर्ड आएगा। थर्ड कौन सा आएगा पता है? कोई भी लैंग्वेज इस डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती है। ओनली वन पाइथन इज अ लैंग्वेज जो इस डेटा टाइप को सपोर्ट करती है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, पता होगा आपको, है ना? अगर आपने कभी मैथमेटिक्स किया होगा ना, मैथमेटिक्स अगर आपने कभी पढ़ा होगा ना, तो आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, x प्लस आई जे, करेक्ट है ना? अभी ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ना ये बहुत, जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हो, जैसे कोई आप आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन है, एम्बेडेड में काम करते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन पे जब आप काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन पे, राइट, तो दैट टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी लैंग्वेज इस डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती है। ओनली वन है ना, एक ऐसी लैंग्वेज है जो पाइथन है जो इसको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल x is equals to 2 plus 3j। ओके, x को मैंने प्रिंट किया, अब इसका मैं टाइप प्रिंट कर रहा हूँ x का। नाउ यू कैन सी इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप। सी हियर द डेटा टाइप इज अ कॉम्प्लेक्स, इज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आता है। सो हमारे यहाँ पे क्या आता है, नंबर्स में भी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। सो ये नंबर्स में हो गया। इसके बाद डिक्शनरी, तो डिक्शनरी भी हम जैसे आगे जाएंगे तो डिक्शनरी को भी पढ़ेंगे कि डिक्शनरी किस तरीके से होती है। सेट को भी हम पढ़ेंगे, राइट ना, मतलब कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, जैसे कीज एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। बुलियन तो बताए, बुलियन यानी कि आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है। क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स आता है, ठीक है। एंड सीक्वेंस टाइप में अगर हम देखेंगे तो सीक्वेंस टाइप में आता है पहले स्ट्रिंग, जब हमने देखा str स्ट्रिंग आता है, लिस्ट एंड टपल, ठीक है। आप बोलोगे सर ये टपल्स क्या है, क्या है, एवरीथिंग हम देखेंगे, ठीक है, 2 दिन के सेशन में ये सब सारी चीजें होने वाली है। डेटा टाइप्स वगैरह एवरी डेटा टाइप्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ये
ये जो अभी अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे लिस्ट एंड टपल्स की ना, तो ये समझ लो ना, जैसे आपके पास एरे होता है, आपने कभी सुना होगा एरे, एरे कंसेप्ट के पाइथन में नहीं है, बट जो आपके पास एरे होता है ना, सेम एरे जैसे आपका लिस्ट एंड टपल्स काम करता है, ऐसे समझ लो, है ना। ये क्या करता है हमारा, टपल्स एंड लिस्ट, ये एरे जैसे काम करता है। देन हम आगे आते हैं हमारे टॉपिक्स पे। ओके तो हमने डेटाबेस इतने हैं, इस डेटाबेस को भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके नाउ डेटाबेस तो हो गया। अब हमारा बात आती है कि कोई भी अगर हमें प्रोग्रामिंग क्रिएट करनी है या हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है, तो उससे हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं या और हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो दोनों चीजों को एक साथ करके ना हमें पढ़ना होता है। ओके कि कि हमें पढ़ना है कि कैसे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है और कैसे हमारा एक ऑपरेटर्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो जो हमारा ऑपरेटर्स होगा, ऑपरेटर्स, तो अभी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे होंगे, राइट। तो ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है। अभी हर एक चीज को यहाँ पे मैं थोड़ा अभी ये कुछ चीजों को मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, स्किप यानी कि क्योंकि हमें कुछ आगे भी कंसेप्ट को कवर करना है। एक होता है असाइनमेंट, मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता होगा, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी की जो वैल्यू है ए को असाइन होगी, बी की जो वैल्यू है ए को असाइन होगी, जैसा असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड आता है आपका, जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में आपको जैसे कि इक्वल टू यानी कि इक्वालिटी के लिए लेस देन आता है। इसके बाद आपको लेस देन इक्वल टू आता है, राइट, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी आते हैं आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं। इसके बाद आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं, जैसे कि एंड होता है, और, राइट, एंड नॉट, राइट। ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, और एक लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में होते हैं, ऐसा नहीं किसी में है, ये हर एक लैंग्वेज में आते हैं। उसके बाद बाइक बिटवाइज ऑपरेटर भी आता है आपके पास, है ना, उसको लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड एक और भी आता है, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर की मदद से ना हम ये चीजें करते हैं कि सब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है ना, ये रिमाइंडर देता है। क्या देता है ये, रिमाइंडर। जैसे कि मेरे पास ना ए इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू है 10, ओके, ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 5 है, और मैं ए मॉड बी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ए मॉड बी। जब हम ए मॉड बी की बात करते हैं, राइट ना, ए मॉड बी, सो ए मॉड बी का मतलब होता है कि ए डिवाइड बाय बी एंड गिव्स द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, बिकॉज 5 टू सा 10, राइट ना। तो रिमाइंडर, तो बाकी तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको पता होते हैं। ओके, बस रिमाइंडर ऑपरेटर हमें यूज करना होता है। चलो, तो इस ऑपरेटर को भी हम यूज करेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। सो व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। सी, कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले आता है हमारा इफ। अगर मुझे कुछ कमेंट्स लिखना है, कमेंट्स, जैसे कि नॉर्मल हर एक लैंग्वेज में भी कमेंट्स होता है, जैसे कि हमें कोई आज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपर, और जो हम डेवलप करते हैं उनके लिए होता है कमेंट्स। बट ये कंपाइलर हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। मुझे ना कुछ कोड है या मुझे कुछ समथिंग यहाँ पे लिखना है, कि मुझे, मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, और b इज इक्वल टू 2, ओके, एंड c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड आई वांट टू राइट समथिंग, कुछ यहाँ पे इसके आगे मुझे लिखना है, कुछ मुझे बताना है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, बट ये एग्जीक्यूट भी मुझे नहीं करना है। अब डायरेक्टली ऐसे कुछ लिखोगे तो कंपाइलर यहाँ पे एरर दे देगा कि भाई ये क्या लिखा है, ये मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि उसका जो कन्वर्जन होता है, कोड कन्वर्जन होता है, ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते इंटरप्रेटर को। तो यहाँ पे मुझे समथिंग लिखना है, तो इसको कमेंट्स में डालना होता है। तो नॉर्मली हर एक लैंग्वेज में आप डबल डैश और स्लैश स्टार, इन दो टाइप्स के कमेंट्स को देखते हो, बट यहाँ पे पाइथन में जो कमेंट्स लिखने का तरीका होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स लिखे जाते हैं हैश के साथ, हैश, और उसके आगे आप कमेंट लिख सकते हो, दिस इज अ एडिशन ऑपरेटर, ऐसा मैं लिख दिया, ओके। ओके, सिंगल लाइन कमेंट्स, ओके। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सी को, तो आराम से मिल जाएगा। उसके साथ मुझे इसका एक ए भी लिखना है, मैसेज भी देना है, तो मैंने डबल इंटर में लिख दिया एडिशन इज इक्वल टू, और बाद में ना सेकंड पैरामीटर देना होता है। देखो फंक्शन है, फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, तो ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया स्ट्रिंग, कॉमा करके सेकंड पैरामीटर होता है। यहाँ पे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, जैसे प्लस ऑपरेटर वगैरह जावा में होता है, सी में होता है। तो ये प्लस ऑपरेटर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा सेकंड आर्गुमेंट्स देना होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट, ओके। सेव कर लो और इसको आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। यहाँ पे एडिशन 12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट।
तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज दिस इज द कमेंट्स। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस लिखना है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, तो मैं ट्रिपल डबल सिंगल कोट्स दे दूंगा और क्लोज करने के लिए फिर से ट्रिपल सिंगल कोट दूंगा। इसके अंदर आप अपना मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हो, दिस इज द कमेंट्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, फिर से मैंने इसको कंपाइल करके इनकी इंटरप्रेटर से रन कर दिया, एडिशंस टू मिल जाएगी, राइट। तो ये होता है अपना कमेंट्स। ऐसे हम डबल इनोटेड 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ये भी एक कमेंट्स का एक तरीका होता है, ऐसे भी कमेंट लिखा जाता है। कमेंट्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपर। जैसे कि आप प्रोग्राम करते हो कंपनीज में, कोई आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आप प्रोग्राम लिखते हो। जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, ऐसे वेरिएबल्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो कुछ हमारे तरीके से, हमारे थिंकिंग के हिसाब से हम बनाते हैं। कुछ प्रोग्राम लॉजिक लगाते हैं, हमारे तरीके से लगाते हैं, क्योंकि एक ही प्रोग्राम का जो सोल्यूशन है एक ही नहीं हो सकता। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक तरीके से नहीं हो सकता, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, उसमें से हम एक को यूज करते हैं। सो यू हैव टू एवरी टाइम मेंशन कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो इसको कमेंट्स में लिखना होता है, इस मैंडेटरी फील्ड। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कंपनीज में काम करोगे, इस मैंडेटरी फील्ड्स। एट देन कमेंट्स लिखना होगा जब कोई, अगर आपने 6 साल 1-2 साल काम किया, उसके बाद आपने कंपनी छोड़ दी, आप उसी प्रोजेक्ट पे कोई दूसरा बंदा आएगा, वो बैठेगा, उसको ये प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो प्रोग्राम लिखना ऐसा होता है कि आपको वो अंडरस्टैंड, कोई डेवलपर्स पढ़ेगा तो समझ में आना चाहिए कि क्या, इसलिए कमेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। बस मुझे इतना बताना था। ओके, नेक्स्ट। जैसे कि मुझे ये मुझे क्रिएट करना है, या फिर मुझे ये चेक करना है कि आई वांट टू चेक ए बी आर इक्वल और नॉट इक्वल, और तो उसके साथ मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज करना है। जैसे कि ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का। सो इफ एंड इफ एल्स, ऐसे 2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स भी आता है। ओके, ऐसे हम 3 बोल सकते हैं, इफ, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। इफ के अंदर क्या होती है, कंडीशंस होती है। इफ के अंदर क्या होती है, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम अदर लैंग्वेज में देखेंगे तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के बॉडीज होती है, राइट, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। बट पाइथन में से कोई कर्ली ब्रैकेट्स टेंशन है ही नहीं, ना कर्ली ब्रैकेट्स है, ना कॉमा है, मतलब कोलन होता है जो एंड ऑफ द लाइन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन पाइथन कैसे इसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, पाइथन को कैसे समझ में आएगा कि ये हमारी बॉडी है, राइट ना। हाउ टू नो द पाइथन की ये हमारी बॉडी है। सो इसीलिए पाइथन के अंदर मैंने क्या किया, आई वांट टू चेक ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल, तो मैंने ए इक्वल टू बी लिख दिया। इक्वल टू, जैसे मैंने बोला कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करेगा। अगर ये सही है, अगर ये ट्रू है, सो आई वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग, जस्ट प्रिंट करना है मुझे कुछ ना कुछ। ओके, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसकी बॉडी हम कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखने का तरीका, तो यहाँ पे कोलन लिखना होता है। इफ ए इक्वल्स टू बी कोलन, और यहाँ पे ना एक टैब देना है, टैब का स्पेस देना है, इसको बोलते हैं इंडेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंडेंट, टैब का स्पेस। या फिर आप खुद से 4 स्पेस डाल सकते हो, 1 2 3 4। तो जब हम टैब देते हैं ना, तब वो 4 स्पेस ले लेता है, ये समझ लो। तो जब हम टैब देते हैं और उसके बाद हम कुछ लिखेंगे ना, दिस इज द बॉडी, जस्ट आई जस्ट राइट द ट्रू हियर। ओके, जस्ट आई वांट टू सम डिस्प्ले समथिंग, राइट। ओके, इफ ए इज इक्वल्स टू बी है, तो ये समझ लो कि अब हमें ये समझना है कि मैं इसी लाइन में, इसी लाइन में जितना भी कोड लिखूंगा, ये इफ के बॉडी के अंदर होगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, इसलिए अगर कोई अदर लैंग्वेज से आ रहा है जावा, तो उसको ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अरे कर्ली ब्रैकेट्स तो है ही नहीं, तो कैसे बॉडी समझ में आएगी। ये देखो कोलन होता है ना, एक कोलन से अपनी बॉडी स्टार्ट होती है, और इसमें जो इंडेंट का एक टैब का जो स्पेस होता है, इसके एग्जैक्टली नीचे आप जितना भी कोड लिखोगे ना, ये किसकी, इसकी बॉडी होगी। किसकी बॉडी होगी, ये इफ की बॉडी होगी। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो बाहर आएगा, फिर से ये कंटिन्यू, ये नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, आगे कंटिन्यू होगा, राइट ना। फिलहाल तो मुझे इसको कोई एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट, अभी देखो ए इज इक्वल टू बी है क्या, नहीं है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन किया ही नहीं है। ओके, बट अगर मेरी वैल्यू ए इज इक्वल 10 होती, तो कंडीशन ट्रू हो जाती और इफ के अंदर का ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता और मुझे यहाँ पे ट्रू मिल जाता। सही, मुझे यहाँ पे ट्रू मिल जाता। ओके, अगर मल्टीपल लाइन भी यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो। ओके, अगर किसी किसी कभी कभी होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सपोज टैब, हर एक कोई बोलता है सर टैब का इतना स्पेस देना, इसकी बॉडी लिखनी है। अगर मैंने बोला कि मैंने एक ही स्पेस दिया, अब क्या होगा, मैंने एक स्पेस देके कंटिन्यू प्रोग्राम किया, एक स्पेस देके मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, फिर भी आउटपुट मिल रहा है। ओके सर, अगर मैंने 2 स्पेस देके प्रोग्राम लिखा, मैंने सेव किया, अगेन इसको फिर से रन कर दिया, फिर से ट्रू मिल रहा है। मैंने 3 स्पेस दिया,
फिर भी रन हो रहा है, और मैंने 4 स्पेस दिया तो भी रन हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये कितने स्पेस दे रहे ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आप 4 स्पेस देके प्रोग्राम लिख रहे हो तो इसके नीचे 4 स्पेस देके नेक्स्ट आपकी लाइन होनी चाहिए, है ना। इसके बाद आपका क्या समझ में क्या आपको, इसके बाद भी हमें यही होना चाहिए, जितने हमने यहाँ पे लिखे उतने हमारे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे, यानी कि जो भी कोड है इसके एग्जैक्टली नीचे उतने स्पेस से आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 3 4 4 देके रखा है तो 4 ही आएंगे, राइट ओके। अगर हमने यहाँ पे 2 से किया तो 2 से ही होने चाहिए। अगर हमारा इफ ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है, समझ लो कि मेरी ट्रू ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, मुझे इफ को नहीं, इसके बाद में एल्स लिखूंगा, कोलन करके सेम फंडा यूज करूंगा। मैं यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग समथिंग लिख रहा हूँ कि हाँ दिस इज एल्स पार्ट समथिंग फॉर एग्जांपल द अंडरस्टैंडिंग, बस अंडरस्टैंड कर लो कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब आप कोई जनरल लाइफ में जब हम जाते हैं और आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, वी हैव टू ओनली 2 ऑप्शंस, एंड आउट ऑफ 2 ऑप्शंस वी हैव टू एग्जीक्यूट ओनली वन, राइट। देन फॉर एग्जांपल कोई नंबर्स मैंने दे दिया और बोला कि ये ट्रू या फॉल्स, या नंबर पॉजिटिव या निगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव नहीं है ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं रहेगा। 2 ही ऑप्शंस होंगे, दैट टाइम यूज द इफ एंड एल्स। अगर इफ की कंडीशन हमारी ट्रू है तो एग्जीक्यूट ये करेगा, नहीं तो एल्स में जाके इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, राइट, इफ एंड एल्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर रन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आया और जस्ट यहाँ पे पाइथन टेस्ट डॉट किया, दिस इज द एल्स पार्ट, दिस इज द एल्स पार्ट। व्हाई? बिकॉज बिकॉज इसका एल्स पार्ट क्यों मिला, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। अगर हमें कंडीशन ट्रू होती सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता, पहले वाला ही ब्लॉक मिल जाता ट्रू। सो जब आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, आउट ऑफ दिस एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इफ एल्स को यूज करना होता है। अभी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, ना तो एल्स में जाके इसको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे इफ एल्स। सम टाइम कि आपके पास 2 ही ऑप्शंस नहीं, यू हैव टू मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द मल्टीपल ऑप्शंस लाइक दिस, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आप जहां पर रहते हो आपके, सो आपके यहाँ पे ना कुछ मेडिकल स्टोर्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे साइड में 3 मेडिकल स्टोर्स है, और आप यहाँ पे, और आपको ना कुछ मेडिसिन लानी है। सो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एक मेडिकल स्टोर में जाओगे और यहाँ पे पूछोगे मेडिकल वन में कि जो आपको मेडिसिन चाहिए वहां पे है, अगर रहेगी तो आप लेके आओगे वापस, बट यहाँ पे नहीं है तो आपको नेक्स्ट स्टॉप पे जाना पड़ेगा, राइट। या फिर आप कोई शॉपिंग के लिए जाते हो तो वी हैव टू ऑप्शंस, राइट ना। अगर वहां पे नहीं कोई शूज लेना है आपको, वहां पे गए, यहाँ पे नहीं तो नेक्स्ट शॉप में जाओगे, यहाँ पे भी चेक करोगे मेडिसिन है, मिलेगी तो रिटर्न आओगे, आगे जाने की जरूरत है नहीं, बट यहाँ पे नहीं है तो हमें फिर से आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है तो आगे जाना पड़ेगा। ऐसे हम करते हैं, करेक्ट, लास्ट में वापस आएंगे। सो सेम थिंग, अगर हम देखो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हम प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते हैं। अगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जब कोई हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई रियल टाइम प्रॉब्लम्स होता है, उसी को हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे कंसिडर कर लो कि ऐसे मुझे करना है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इफ लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना है फर्स्ट शॉप में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेरिएबल है, कंसिडर कर लो, ठीक है ओके। और मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट कंडीशन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, यानी कि फर्स्ट जो हम इस फर्स्ट मेडिकल में जा रहे हैं वो ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मिलेगी तो हमें आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्यों जाओगे आगे। बट फर्स्ट ब्लॉक, यानी कि फर्स्ट मेडिसिन में अगर आपका आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे मेडिकल में, सो आप नेक्स्ट मेडिकल स्टोर में जाओगे। बट ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे नहीं मतलब नेक्स्ट मेडिकल में मिल ही जाएगा, अगेन वी हैव टू चेक, यहाँ पे जाके चेक ही करना पड़ेगा, है रहेगा तो रिटर्न, नहीं है तो आगे। सो मैं इफ के बाद मैं तो एल्स में आ ही जाऊंगा, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, बट वी हैव टू अगेन चेक द नेक्स्ट कंडीशन, और हम एल्स के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिख सकते, एल्स के साथ हम ऐसे कोई कंडीशन नहीं लिख सकते, ये याद रखना, ओके। देन तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे हम, सो सिंपली मैं एल्स की जगह पे इसको निकाल के एलिफ लगा दूंगा। मतलब मुझे ना ऐसे एल्स इफ लिखना है, जैसे हम अदर लैंग्वेज में लिखते हैं एल्स इफ, मतलब इफ के बाद एल्स में आऊंगा, अगेन चेक द कंडीशन। बट यहाँ पे एल्स इफ नहीं, यहाँ पे लिखा जाता है एलिफ, उसको बोलते हैं एलिफ। अब मैं यहाँ पे सेकंड, यानी कि सेकंड मेडिकल स्टोर के लिए मैं फिर से कंडीशन चेक करूंगा कि समथिंग व्हाट एवर द कंडीशन, एंड एज पर योर ऑपरेटर्स के हिसाब से कंडीशन हो सकती है, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्पेस
इंडेंट मैंने सबके लिए सेम स्पेस दिया, टैब का स्पेस दिया, इसके नीचे आएगा, इसकी बॉडी बना दी और मैंने बोला यहाँ पे जस्ट ट्रू ट्रू टू। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ट्रू टू बोला। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ओके, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिर से ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा। बट अगेन वी वांट टू चेक द कंडीशन अगेन, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एंड और लगा के भी हो सकती है, वॉट एवर यू द कंडीशन, फिर से मैं इसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, करेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट अगेन कर दिया, दिस इज द ट्रू तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम एक मैसेज दे रहे हैं, और लास्ट में हम बोल सकते हैं अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में हो सकता है कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, बट इसकी बॉडी हमें लिखनी है तो इसे टैब देख के करना पड़ेगा। तो टैब क्यों है कि 4 स्पेस देते हैं, एक ही टैब से हमें 4 स्पेस आ जाते हैं, एक एक स्पेस देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए टैब को यूज किया जाता है। ठीक है, इसे इंडेड, जिसको टैब देके स्पेस लिखना है, इसकी बॉडी है, राइट। अब देखो ये चेक करेगा, आप फर्स्ट मेडिकल स्टोर में गए, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में आएगा अगेन मीट द इफ कंडीशन, चेक नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन इज फॉल्स, फिर से एल्स इफ में आएगा, फिर से चेक करेगा, दिस कंडीशन इज फॉल्स, लास्ट में एल्स में जाके एल्स के पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। ओके, अगर यहाँ पे मेरे 20 है, सो ये चेक करेगा a इज इक्वल टू बी, सो a इज इक्वल टू बी, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आएगा b इज इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई तो सिर्फ इसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जहां पे ट्रू टू मिलेगा, आगे नहीं जाएगा। सी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंपली ट्रू टू मिलेगा, राइट। इस पे क्या मिलेगा आपको, ट्रू टू मिलेगा। ओके नेक्स्ट, हो सकता है जब आप किसी मेडिकल स्टोर में जा रहे हो, एवरी मेडिकल स्टोर जो आपको चाहिए वो मेडिसिन वहां पे अवेलेबल है, मतलब ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई, बट आप फर्स्ट मेडिकल स्टोर में आपको मेडिसिन मिल जाएगी तो आगे कुछ जाने की जरूरत है ना। देखो सिनारियो, जैसे आप प्रोग्रामिंग में, ऐसे प्रोग्रामिंग की सिचुएशन है कि वहां पे आपको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, तो हमें आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, दैट टाइम हमें इस नेस्टेड इफ एल्स को यूज करना होता है। देखो मुझे फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं कि आगे कंडीशन कौन सी ट्रू है कौन सी, क्योंकि मैं इधर ही सेटिस्फाई हो रहा हूँ, मेरा यहाँ पे काम हो रहा है, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन ही हमें सेटिस्फाई हो रही है, तो यही हमें आउटपुट में मिल जाएगा ट्रू, राइट। दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स, दिस इज नेस्टेड इफ एल्स। तो इस तरीके से हम इफ इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स लिख सकते हैं। अगर अपनी गलती से भी, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया और मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है फाइल एरर दे रहा है ना, कि इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड है, इंडेंट इंडेंट ब्लॉक, इंडेंट यानी कि स्पेस, ये बोला कि एल्स की बॉडी है ही नहीं, राइट। जो अदर लैंग्वेज में हम कुछ कर्ली ब्रैकेट्स देके लिखते हैं, बट यहाँ पे कैसे देना होता है, हमें इक्वल स्पेस देना है, अगर 2 दे रहा तो सब जगह पे 2, 4 दे रहा तो 4, 3 दे रहा 3, टैब का मतलब 4 स्पेस, तो एवरीवेयर आपको सेम स्पेस देना है, तभी जाके समझ में आता है इसकी बॉडी है, राइट। जैसा इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स का कांसेप्ट आ जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम if if को यूज कर सकते हैं फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू b एंड a इज लेस देन c, so what is and is a conditional logical operator, and or not, and होता है और होता है और not होता है, and का मतलब क्या होता है, both condition must be satisfied, समझ में आ रहा है। एंड में क्या होता है पता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है सेकंड कंडीशन ट्रू है तो भी रिटर्न फॉल्स करेगा, दोनों भी फॉल्स है तो भी फॉल्स करेगा, देन ट्रू कब करेगा, ट्रू जब दोनों ट्रू होंगे और ऑल कंडीशन ट्रू होगी तो भी रिटर्न ट्रू करेगा। एंड अगर और की बात करेंगे और में कोई भी कंडीशन एक सेटिस्फाई होगी, हम बोलते हैं ना अरे ए नहीं तो ये मुझे दे दो, यानी कि कोई ना कोई एक होना चाहिए, ए नहीं तो ये, राइट। सो कोई ना कोई कंडीशन होगी तो ए भी ट्रू होगी, दोनों में से एक तो भी ट्रू, दोनों में से एक ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, दोनों ट्रू तो भी ट्रू। सो और में क्या होता है कि और में जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे तभी फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ट्रू करेगा, राइट। ओके सी, सो एक एग्जांपल के तौर पे हम जाते हैं, ठीक है। आई हैव द सम 4 वेरिएबल्स, ठीक है, एंड
I want to find which is the greatest element. I want to find which is the greatest element. देखो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो और आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो और आप जब एज अ फ्रेशर जॉब के लिए भी जाते हो तो कंपनी में जब जाओगे ना, सर कंपनी कोई आपको बड़ी चीज नहीं बोलेगी कि मुझे कोई ये प्रोजेक्ट बना के दे दो, राइट ना। कंपनी जस्ट चेक यू हैव टू कैपेबिलिटी, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है या फिर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा उसी को वैल्यूज है। सो वी हैव टू स्ट्रॉन्ग, आपका जो स्ट्रॉन्ग जो आपको जो एरिया करना है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको इन लिस्ट टपस डेटा टाइप्स जो हम यूज करेंगे या फिर लूपिंग कंसर्न इफ एल्स इनको यूज होता है। सो स्ट्रिंग फंक्शंस, सो इसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, तभी जाके आपको एज अ फ्रेशर्स के जॉब, एज ए एक्सपीरियंस भी होगा तो भी यही कंसेप्ट होता है। बट एक्सपीरियंस पे पूछा जाता है कि आपने पहले काम भी क्या किया है, जो काम किया उसी के ऊपर पूछेंगे, और जो अभी आप है ना जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट स्किल कितना है वो चेक करते हैं। इसलिए आप जब एप्टी वगैरह देते हो ना टेक्निकल एप्टी, उसमें यही देखोगे आपको कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही स्टेटमेंट दिए होते हैं। इसलिए मेरा भी मेन फोकस वही होता है मेरे कोर्स का कि एवरी टाइम मैं 100% एग्जाम्पल्स देके मैं कवर करता हूँ कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट को क्लियर करो, कुछ डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, स्टैक क्यों, ताकि आप एकदम परफेक्टली, क्योंकि यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके प्रोजेक्ट्स में, राइट। सो सिंपली आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है कि आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हिच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देन ग्रेटेस्ट नंबर, मुझे देखो ये कब ग्रेटेस्ट होगा, ये तभी ग्रेटेस्ट होगा जब बी से ग्रेटर है, सी से ग्रेटर है और डी से ग्रेटर है, तभी हम बोलेंगे ए इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। सो मैं इफ लगा दूंगा, ओके, ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा तो हम बोलेंगे है ना इज ग्रेटर देन बी, बट आई वांट टू चेक ना, ए ग्रेटर देन बी है बट ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा ना, और ए ग्रेटर देन डी है कि नहीं ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा, और सब कंडीशन ट्रू होंगे तब बोलेंगे कि ए इज सबसे बड़ा नंबर है। सो आई वांट टू चेक ए इज ग्रेटर देन बी एंड लगाना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन डी। इसका मतलब क्या होगा कि ये सबसे बड़ा है, देखो ना ये बी से भी बड़ा है, एंड मतलब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, जब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होंगे इसका मतलब डेफिनेटली ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। जस्ट प्रिंट में हम इसका मैसेज देंगे ए इज द बिगेस्ट वैल्यू, राइट ना, बिग जस्ट शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। ओके इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ऐसा नहीं है मानो कि ए तो ग्रेटेस्ट नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, यहाँ पे देखो नहीं है, इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है, आगे आपको कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये इधर कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि एंड में ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो मुझे बी के लिए अभी चेक करना पड़ेगा, कि बी के लिए चेक करना पड़ेगा कि बी इज ग्रेटर देन ये, बी इज ग्रेटर देन सी और बी इज ग्रेटर देन डी। सो अगेन मैं इफ लगा दूंगा एंड अगेन मैं चेक करूंगा कि बी इज ग्रेटर देन ए है क्या नहीं, एंड बी इज ग्रेटर देन सी है या नहीं, एंड बी इज ग्रेटर देन डी है या नहीं, करेक्ट। जैसे ऐसे रहेगा, सो जस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रिंट में या डेफिनेटली बी इज अ बिगेस्ट नंबर और बिगेस्ट वैल्यू। सेम मुझे इल नहीं, यहाँ पे एलिफ लगाना पड़ेगा, राइट ओके, क्योंकि अगर इफ ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाऊंगा, अगेन इफ की कंडीशन चेक करूंगा, फिर से ये चेक करेगा, यहाँ पे आएंगे, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो अगेन मैं एल्स में जाके एलिफ लगा दूंगा, और फिर से सी के लिए सेम चेक करूंगा, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, ऐसा रहेगा तो हम बोलेंगे कि वेरिएबल सी इज अ बिग। देखो अभी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, तो लास्ट में एल्स में हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियसली जो हमारा डी है वो सबसे बिगेस्ट हो सकता है, तो डी इज अ बिग। ओके फाइन। सो आउट ऑफ दिस अब ये चेक करना कि इज ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है तो इधर ही कंडीशन फॉल्स है, एल्स में जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, यस बी इज ग्रेटर देन ट्रू, एंड बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी तो नहीं है तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एंड में ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एल्स में आएगा सी इज ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए है क्या, है, सी ग्रेटर देन बी है क्या, है, सी ग्रेटर देन डी है क्या, नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। तो देखो ए नहीं है, बी नहीं, सी नहीं, बचा कौन, डी, तो लास्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि डी इज अ biggest number or is the greatest number, right? So D is the biggest. Okay, I suppose मैंने यहाँ पे लिख दिया 90. So A is greater than B, नहीं है false. B is greater than A, yes true. B is greater than C, yes true. B is greater than D, yes true. तो B is the greatest number. See, nested if else के देखो, जब इधर ही मुझे कंडीशन ट्रू हो रही है तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं,
जब मुझे बी ही सबसे बड़ा मिल रहा है तो आगे क्यों जाना है? दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स। इसी को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व में यूज करना है हमें, राइट? इसी को हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व में यूज करना है, राइट? ओके, अगर सपोज सपोज मेरे पास, मैं जस्ट पुट द हियर some comments, okay. I have the one variable a is equals to 5, okay, and I want to check this a number is a even or odd number, suppose. So what is the even number? Even number means किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है ना, तो हम बोलते हैं ये इवन नंबर है. If a mod 2, mod मतलब रिमाइंडर देता है, मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर. तो a का रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे कि हाँ, कि ये जो नंबर है दिस इज द इवन. अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा? ऑड होने वाला है. समझ में आया? क्योंकि दो ही ऑप्शन है, इफ एंड एल्स. जस्ट चेक, तो ऑड आया क्योंकि 5 इज अ ऑड नंबर, 9 इज अ ऑड नंबर, 10 इज अ इवन नंबर, राइट? ओके, सो इस तरीके से हम इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स को यूज कर सकते हैं. अगर आप कोई अदर लैंग्वेज पढ़े हो तो आपको पता होगा वहां पे स्विच भी होता है, बट पाइथन में स्विच कंसेप्ट्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, जो भी करना है आपको यहाँ पे इफ एल्स इसके मदद से ही करना है. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे अगर जाते हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारा आता है कि लूप का पार्ट आता है. क्योंकि देखो इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई, तो हम इसको इटरेट करना होता है. इटरेट यानी कि हमें इसको घुमाना होता है, इसको हमें क्या करना होता है? इसको रिपीट करना होता है कोड को. जब भी किसी कोड को रीयूज करना होता है, रिपीट करना होता है ना, दैट टाइम वांट टू यूज द साइकिल, यानी कि रिपीटेशन ऑफ द कोड, यानी कि लूप को यूज करना होता है. जब भी आपको कोई कोड को रिपीट करना है ना, तो हमें क्या करना होता है? लूप को यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास लूप है, जैसे कि आई वांट टू डिस्प्ले वेलकम, मुझे ये 5 टाइम्स रिपीट करना है. सो इफ वांट टू डिस्प्ले दिस कंसेप्ट इन 5 टाइम्स ना, सो आप यहाँ पे प्रिंट, ओके, 1 2 3 4 कितने बार करोगे? 5 टाइम्स करोगे. एंड देन अब इसको रन करके देखोगे तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली 5 टाइम्स मिल जाएगा आउटपुट. बट दिस इज नॉट करेक्ट, कोई एक करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है कि आप ऐसे लिखे कोड को. अगर आपको 100 टाइम्स रिपीट करना है तो 100 टाइम्स लिख के थोड़े में बैठोगे, राइट ना? 16 लाइन ऑफ द कोड इतना बढ़ जाएगा आपका, राइट? तो हमें इसको क्या करना है? सेम पार्ट को रिपीट करना होता है. क्या करना होता है? रिपीट. अगर हमें इसको रिपीट करना है तो हमारे लिए क्या है? लूप्स होते हैं. हमारे पास क्या होते हैं? लूप्स होते हैं. सो कौन से लूप्स होते हैं हमारे पास? ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप. डू वाइल यहाँ पे नहीं होता है, मोस्टली कंफ्यूजन हो जाता है कि डू वाइल, यहाँ पे डू वाइल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ वाइल एंड फॉर लूप होता है, 2 ही लूप होते हैं. तो आप कोई भी लूप यूज कर लो, कोई भी आप लूप यूज कर लो, आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप आपकी होती है इनिशियलाइजेशन. क्या होती है? इनिशियलाइजेशन. सेकंड स्टेप होती है आपकी कंडीशन, एंड थर्ड स्टेप होती है आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. मतलब आप कुछ चीज को इंक्रीमेंट करना है, किसको डिक्रीमेंट करना है, देखेंगे. ठीक है, तीनों चीजों को. ठीक है, सबसे पहले देखो कि मुझे क्या करना है? व्हाइल लूप यूज करना है, एंड मुझे इसको मुझे 5 टाइम्स रिपीट करवाना है. तो जब हम 5 टाइम्स रिपीट करना है यूजिंग द व्हाइल लूप, तो सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन. तो मुझे 5 मतलब 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक रिपीट करना है. इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू 1 दे दी. इनकी इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट कहां से करना है, आपका लूप शुरुआत कहां से करेगा, स्टार्ट कहां से करेगा, तो ये इज इक्वल्स टू 1, ये 1 से स्टार्ट करेगा, राइट? ओके, तो जाएगा कहां तक? 5 तक जाना चाहिए. 5 के आगे जाएगा? नहीं जाएगा. सो वी हैव टू पुट द सम कंडीशन. अगर आपको कंडीशन देनी है तो उसके लिए हमें व्हाइल को यूज करना होता है. पुट द कंडीशन. देखो, ये 1 से लेके 5 तक जाना है, स्मॉल से लेके बड़े वैल्यू में जाना है. जब स्मॉल से लेके बड़े वैल्यू में जाते हैं ना, तो ऑलवेज लेस देन की कंडीशन होती है, और बड़े वैल्यू से अगर स्मॉल वैल्यू में जब आते हैं तब ग्रेटर देन की कंडीशन होती है. मेरा 1, मेरा आई 1 है, सॉरी ए मेरा 1 है, तो ये जो है 1 से लेके 5 तक जाना चाहिए. मतलब जब तक 5 है तब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद नहीं. इसलिए मुझे ऐसे देना पड़ेगा, ये जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है. मैंने बोला इसलिए स्मॉल से लेकर बड़े तक जाना है तो हमारी लेस देन की कंडीशन होती है, और ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ऐसा रहेगा एक, तब तक इस वाले ब्लॉक को, यहाँ पे भी सेम है, वाइल कोलन
इफ जैसे, और उसकी बॉडी, इसके नीचे जितने भी कोड लिखोगे ना इसी सेम लाइन में ये वाइल के अंदर आ जाएंगे, और इसके बाहर में लिखूंगा तो वाइल के बाहर आ जाता है। ये आपको समझना है। सो वाइल ये लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा एग्जीक्यूट करेगा। अब मुझे ए की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ए की वैल्यू 2 आएगी। सो यहाँ पे कोई इस तरीके का ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है पाइथन के अंदर, जो कि बाकी लैंग्वेज में। यहाँ पे अगर आपको एक्स इंक्रीमेंट करना है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे लिखना होता है। उसी को शॉर्टकट होता है, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर उसको बोलते हैं, ऐड एंड असाइन इस तरीके से हम लिखते हैं मोस्टली। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, मैं इसके यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। मतलब क्या हो कि देखो ए वैल्यू पहले भी 1 थी, तो 1 प्लस 1 2, और सेम वैल्यू ए को असाइन कर दिया, मतलब ए में जो 1 था अभी वो 2 बन जाएगा, ओवरराइड किया वैल्यू को। सो ये क्या बना हमारा 2 बना। ओके, देन 2 हुआ, ये फिर से अगेन चेक द कंडीशन। अब इसका थोड़ा सा फ्लो आपको समझ, एक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि होता कैसे। देखो तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू 1 आता है। ओके, कंडीशन 1 इज लेस देन 5, जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। सो 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, जितना भी लाइन ऑफ द कोड है एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे प्रिंट एक बार मिल जाएगा, देन यहाँ पे बोलेगा कि ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 होगा, ए में 2 स्टोर होगा, ए होगा 2। ये अगेन चेक द कंडीशन। देखो वाइल के बाहर तभी निकलेगा जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी। सो ये 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, ट्रू तो फिर से अंदर जाएगा, अगेन एग्जीक्यूट, तो सेकंड टाइम फिर से इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर, व्हाट एवर द 10 20 100 ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड कितना भी होगा वो उतनी बार रिपीट होगा। देन ये क्या होगा हमारा 2 प्लस 1 3, ए में 3 स्टोर होगा, अगेन चेक द कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अंदर जाके थर्ड टाइम एग्जीक्यूशन करेगा। देन ए होगा हमारा 4, क्योंकि देखो 3 प्लस 1 4, ए में स्टोर होगा 4, इसी को शॉर्टकट में लिखा है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर बोलते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे है। अगेन चेक 4 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, फिर से 4 टाइम इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये होगा 5, इंक्रीमेंट करेगा 1 से, फिर से चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा 5 टाइम इसको एग्जीक्यूशन करेगा सेम कोड को। बाद में 6 होगा, चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, वाइल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 टाइम्स, हमारे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, राइट। सो हमें लिखना कितनी बार है, एक ही बार, हमें 5 टाइम्स लिखने की जरूरत है। अगर आप बोलते हैं 10 टाइम्स, मुझे 1 to 10 डिस्प्ले करना है, तो ए को मैंने 1 से स्टार्ट किया अप टू 10 तक लेके गया, और मैं वेलकम की जगह पे जस्ट मैं ए की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ए मेरा 1 था, 1 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, ए 2 होगा, अगेन चेक द कंडीशन 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, तो ऐसे ही वो रिपीट होता रहेगा। सो 1 to 10 आपको आउटपुट मिल जाएगा आपके डेटाबेस में, है ना। जब हम कभी एक्चुअली डेटाबेस पे जब काम करते हैं कनेक्टिविटी, तो डेटाबेस के अंदर मेरे 50,000 रिकॉर्ड्स हैं, और मुझे सबको लेना है। तो एक एक रिकॉर्ड आप लोगे ना तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं एक लूप लगा दूंगा ना कि है ना, जितने इसकी लेंथ है अप टू 50,000 वो डाल के और उसको रिटर्न करोगे ना, विद इन 4 to 5 सेकंड में मुझे ऑल और रिकॉर्ड दे फेच करके दे देगा। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द लूप, रिपीटेशन ऑफ द कोड। ओके, और इसमें और एक खासियत है, जैसे ये लूप खत्म होता है ना पाइथन का, तो लास्ट में ना इसके बाद में मैं एल्स लगा सकता हूँ, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं है। यहाँ पे भी एल्स लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रिंट यस समथिंग व्हाट एवर। ओके, इसकी बॉडी जस्ट आई एम राइट द बाय बाय लूप। ओके, क्या होता है पता है कि जब एक कंडीशन फॉल्स होती है, वाइल की जब कंडीशन फॉल्स होगी तब एल्स एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट ये करेगा और अपना नेक्स्ट लाइन यहाँ पे इसके आगे जो भी कोड है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। सो 1 to 10 ये डिस्प्ले हुआ, जब वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में जाके उसने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया एट द एंड ऑफ, जब भी कंडीशन फॉल्स होती है। दिस इज कॉल्ड द वाइल लूप, दिस इज कॉल्ड द वाइल लूप। ओके, अगर हमें फॉर लूप को यूज करना है, ठीक है, सो फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे। सो फॉर लूप को यूज करने के लिए
है ना। फॉर लूप को हमें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर लूप को यूज करने के लिए जैसे कि नॉर्मल हम अदर लैंग्वेज में देखते हैं कि लूप का कंसेप्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे पाइथन के अंदर लूप का कंसेप्ट। ओके, फॉर लूप का अदर लैंग्वेज जाके थोड़ा सा हम देखेंगे, फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, ये सब सारी चीजें होती है, करेक्ट ना। इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है आपके अंदर, इसके बाद ये भी आता है आपका। सो यहाँ पे भी ये सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी नहीं होता है, होता भी है, बट लिखने का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा आपका अलग होता है। कैसे होता है, सी फॉर लूप हम लिखना है तो ऐसे हम फॉर लूप तो लिख दिए। ओके, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन होता है मोस्टली, क्या होता है हमारा, इनिशियलाइजेशन होता है, बट हमारे पास कोई इनिशियलाइजेशन है नहीं है, क्यों, क्योंकि इनिशियलाइजेशन है ही नहीं। वन, देखो जैसे नॉर्मल, मैं पहले अदर लैंग्वेज से जैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि इंट आई इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन होता है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, इस तरीके ना तीन चीजें एक साथ लिखनी होती है। जैसे हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, सेम तीनों चीजों को एक ही लाइन में लिखने का मतलब फॉर लूप होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पर फॉर लूप में इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे लिखते हैं, सी यहाँ पे वेरिएबल लेना है, तो मैंने ना आई वेरिएबल ले लिया, ए कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, इज अ वेरिएबल आई। यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है इन नाम का, आई इन, और एक रेंज नाम का फंक्शन होता है जिसको हमें कॉल करना होता है। सी आई इन रेंज, क्या लिखना होता है, आई इन रेंज। जब हम आई इन रेंज लिखते हैं तो ये याद रखना, इस रेंज के अंदर हमारे तीन पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका इनिशियलाइज, यानी कि स्टार्ट लूप कहां से होगा। सेकंड क्या होता है कि आपका ये लूप कहां तक जाएगा, यानी कि स्टेप, मतलब कहां पे स्टॉप होगा, ये एंड कहां पे होगा, और सेकंड होता है स्टेप की कितने से इंक्रीमेंट होगा। तीन चीजें होती है रेंज के अंदर, पहले होता है स्टार्ट कहां से होता है, सेकंड स्टॉप कहां पे होगा, और थर्ड होगा कितने से इंक्रीमेंट करेगा। मैंने सिर्फ लिखा 10, आप देखो सिर्फ मैंने एक ही पैरामीटर दिया, तीन नहीं दिए, और मैंने कोलन करके इसकी बॉडी लिख दी, प्रिंट मैंने आई को किया। अब जस्ट यू हैव टू नोटिस, आपको जस्ट नोटिस करना है, ठीक है, कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा। सो हमें आउटपुट में 0 to 9 मिला, देखो 10 दिया मतलब उसने 10 टाइम्स रिपीट किया कोड को, जो भी कोड था, जो आई की वैल्यू थी 10 टाइम्स रिपीट हो गई। बट शुरुआत कहां से हुआ, इनिशियलाइजेशन 0 से हुआ। जब हम कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं देते तो ये फर्स्ट वाला जो पैरामीटर होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, स्टॉप कहां पे होना है, 10 पे होना है, और इंक्रीमेंट 1 1 से करेगा। दिस इज द डिफॉल्ट स्टेप, दिस इज द डिफॉल्ट स्टेप जो हमें 0 to 9 मिल रही है। और एक चीज यहाँ पे गौर करना है कि जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं 0 से, और कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 से हो रहा है, ये 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा मतलब 10 नहीं लेगा, 10 इज एक्सक्लूड, नॉट द इंक्लूड। तो 9 तक ही जाएगा, 10 को फॉल्स होने वाला है, बराबर। ओके, और 1 से इंक्रीमेंट, आई वांट टू डिस्प्ले 1 to 10 एग्जैक्टली, 1 to 10, तो मुझे शुरुआत 1 से करनी पड़ेगी, और उसको कहां तक लेके जाना पड़ेगा, 11 तक। ये रेंज इन बिटवीन 1 से लेके 11 तक जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 तक ही जाएगा, 11 तक नहीं जाता, क्योंकि एक्सक्लूड होता है, 1 1 से इंक्रीमेंट करेगा। 1 to 10 परफेक्टली हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इसका एग्जीक्यूशन देखो, आई इज अ वेरिएबल, आई 1 से इनिशियलाइज हुआ, ओके, 1 इज लेस देन 11, कुछ कंडीशन इस तरीके से यहाँ पे चलती है, आई इज लेस देन और लेस देन 11 ऐसे होती है कंडीशन। सो दिस इज रेंज, स्टॉप कहां तक होगा, तो आई 1 है, 1 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू है, 1 को डिस्प्ले करेगा, वॉट एवर इसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर से इंक्रीमेंट होता है, आई होगा 2, फिर से चेक करेगा 2 लेस देन 11 ट्रू, फिर से 2 डिस्प्ले करेगा, आई होगा 3, क्योंकि ये एक से इंक्रीमेंट करेगा, 3 लेस देन अगेन 11, फिर से एग्जीक्यूशन करेगा, तो ये घूमता रहेगा 10 टाइम्स। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ट्रू है तो अंदर जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से चेक कंडीशन, फिर से एग्जीक्यूशन, फिर से इंक्रीमेंट, फिर से कंडीशन चेक, ठीक है। इस तरीके से एग्जीक्यूशन करता रहेगा। अगर मैंने बोला कि मुझे 1 से लेके 10 तक और इंक्रीमेंट 2 से करना है, तो कर सकते हो। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 आता है, जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, राइट, आई की वैल्यू इज लेस देन। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज करते हैं, इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज करते हैं, फॉर लूप इन रेंज। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, सो मैं मुझे ना ये करना है, क्या करना है ना, एक नंबर का टेबल चाहिए, टेबल,
मुझे टेबल प्रिंट करना है, सपोज आई हैव द एन इज इक्वल टू 4 और मुझे 4 का टेबल डिस्प्ले करना है। अभी किसी भी नंबर का अगर टेबल हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करते हैं? देखो जो भी मेरा नंबर आता है एन इंटू 1 आता है, एन इंटू 2 आएगा, एन इंटू 3 आएगा, एन मेरा 4 है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 अप टू 4 इंटू 10 यानी कि 40, राइट? कोई भी तो एन व्हाट इज योर द वैल्यू। सो ये मेरा प्रॉब्लम था, अब इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालना है। तो सिंपली हम कैसे निकालेंगे? सो मेरा 1 to 10 जाने वाला है, देखो 1 से लेके 1 तक 10 तक जाएगा और एक एक से इंक्रीमेंट करेगा। अगर ये नहीं लिखते हो तो भी एक से इंक्रीमेंट होता है, ये याद रखना। इनिशियलाइजेशन एक स्टॉप कहां से होगा? 10 तक जाएगा। अगर मैं नहीं लिखता हूं यहाँ पे कुछ तो थर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट 1 होता है। ओके अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लिखोगे वेल एंड गुड, ओके नो इशू। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना। मैंने थर्ड वेरिएबल लिया और n इंटू आई लिख दिया, n इंटू आई लिख दिया, ओके n इंटू आई लिख दिया। अभी देखो आई n मेरा 4 है, i की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 इसमें 4 स्टोर होगा, मैं t को डिस्प्ले करता चलता जाऊंगा। प्रिंट करेगा न्यू लाइन पे आएगा, प्रिंट करेगा न्यू लाइन पे आएगा। i होगा मेरा 2, बराबर एक से इंक्रीमेंट करेगा, देन 2 लेस देन 11 ट्रू, 4 इंटू 2 8, 8 स्टोर होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट 1 से होगा, देन अप टू कितने कहां तक जाएगा? ये जाएगा हमारा है ना 3 4 5 6 7 8 9 सर, ओके देन सो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा एंड देन एग्जीक्यूट। नाउ यू चेक द आउटपुट, 4 इंटू 8 12, तो हमें पूरा टेबल मिल रहा है, करेक्ट पूरा टेबल मिल रहा है। ओके तो ये कैसे हो रहा है मैंने बताया, इनिशियलाइजेशन 1 से होगा अप टू 10 तक जाएगा, एवरी टाइम आई एक एक रिपीटेशन होगा। फर्स्ट आई 1 है, अंदर आएगा एग्जीक्यूट करेगा, आई 2 होगा, ट्रू कंडीशन, इसको ध्यान में रखना है। 2 लेस देन 11 ट्रू है, आई 3 होगा, 3 लेस देन 11, 3 लेस देन 2 4 5 6 7 8 9 10, आई 11 होगा फॉल्स, तो 11 नहीं आएगा, 10 तक जाएगा। सो यहाँ पे मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ मुझे इसको ना ऐसे भी डिस्प्ले करना है, मतलब उसके फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। उसके फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो मुझे पहले आई को डिस्प्ले करना है। आई मेरा क्या है? 1 है, कॉमा मैं यहाँ पे इनटू का सिंबल जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। डबल न्यूट्रिएंट में जो होता है स्ट्रिंग होता है, एज इट इज डिस्प्ले होता है, कॉमा थर्ड पैरामीटर, पहला पैरामीटर आई, सेकंड पैरामीटर इनटू जस्ट डिस्प्ले पर्पज के लिए डबल न्यूट्रिएंट में होता है। इसके बाद मुझे एन, ओके फिर से कॉमा, नेक्स्ट पैरामीटर में इक्वल टू, फिर से कॉमा टी। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, नाउ यू सी द आउटपुट परफेक्टली टेबल, करेक्ट हो ना? 1 इंटू 4 वो 2 इंटू 4 3 इंटू 4 4 इंटू 4 5 इंटू 4 6 इंटू 4 7 इंटू 4 विल गेट द आउटपुट। ये किसके लिए? डिस्प्ले पर्पज के लिए। और एवरी टाइम प्रिंट क्या करता है? प्रिंट करता है न्यू लाइन पे आता है, प्रिंट करता है न्यू लाइन पे आता है, प्रिंट करता है न्यू लाइन पे आता है हमेशा। तो एक लूप से हम ऐसे कंसेप्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम यहाँ पे कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल। मेरे पास ना एक गिवन नंबर है और आई वांट टू चेक दिस नंबर इज अ प्राइम और नॉट प्राइम। क्या चेक करना मुझे? ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, जस्ट आई वांट टू चेक। तो यार प्राइम नंबर होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ऐसे ना जब हम कोर्स करते हैं, जब हम फुल कोर्स करते हैं ना, जिसके अंदर मैं ऐसे फॉलोअप के ऊपर अराउंड 30-40 एग्जांपल्स लेता हूँ ताकि एवरी थिंग्स वी वांट टू क्लियर। देखो लूप जितना क्लियर है ना, इतना लास्ट तक अपना प्रॉब्लम पे सॉल्विंग पे लगा सकते हो। आपको डेटाबेस से डेटा निकालना है, कहाँ से कितने टाइम्स रिपीट करना है, इफ कहाँ पे लगाना है, एल्स कहाँ पे लगाना है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। ओके सो n is equals to 7 and I want to check कि this given number is a prime number or not prime number. So सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता है कि किसी भी नंबर, जो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो वो जो नंबर होता है ना, वो सिर्फ इटसेल्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है। डिवाइड होता है मतलब पूरा भाग जाता है, पूरा डिवाइड यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, वही प्राइम होता है। देखो 7 प्राइम नंबर है, देखो ये 1 और 7 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से चेक कर लो, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, 3 से 4 से 5 से 6 से, राइट? सो हमें लॉजिक क्या लगाना है? तो हमें लॉजिक ये लगाना है कि गिवन नंबर इज अ 7, गिवन नंबर इज अ 7 एंड आई वांट टू चेक कि ये नंबर हमारा प्राइम है या नहीं। सो हमें चेक करना ये है कि ये नंबर 1 और 7 यानी कि 1 और इटसेल्फ, इनको छोड़ के बचे हुए नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, करेक्ट? सो तो मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो
वन से तो ऑलरेडी डिवाइड होगा, तो मुझे चेक करना है कि टू, तो टू से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मुझे चेक करना है। फिर से थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, अप टू सिक्स। सेवन से तो मुझे चेक नहीं करना, क्योंकि सेवन से तो ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो देन फाइनल हम बोलेंगे इस नंबर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। बट कैसे, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लगाता हूँ, एक आई लिया वेरिएबल इन रेंज। देखो शुरुआत हमें टू से करनी है, बिकॉज हमें वन से नहीं करनी है, क्योंकि वन से तो गिवन नंबर डिवाइड होगा, तो गिवन नंबर टू से चेक करना है। अप टू एन तक जाएगा, यानी कि सिक्स तक ही जाएगा, सेवन को तो फॉल्स होने वाला है। और एक एक से इंक्रीमेंट होगा, नहीं दोगे तो भी वो इंक्रीमेंट करने वाला है। क्लियर है? टू से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा, एन मतलब सेवन, मतलब सिक्स तक जाएगा, क्योंकि सेवन एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा। इफ फॉर के अंदर कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि if लगाएंगे, फॉर के अंदर ये अंदर जो भी कोड लिखना है लिखो, वो उतनी टाइम्स रिपीट करेगा। मैंने बोला इफ गिवन नंबर इज एन एन, अगर इसको डिवाइड करूंगा गिवन नंबर आई से, और इक्वल टू इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, बराबर। बट डिवाइड नहीं होगा तो बोलेंगे प्राइम नंबर है। बट हाउ टू जज, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट नंबर से मैंने चेक किया टू से, सेवन मॉड टू जीरो नहीं आता है, तो तुरंत नहीं बोलेंगे प्राइम नंबर है, मुझे नेक्स्ट नंबर से भी चेक करना पड़ेगा ना, वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। थ्री से भी चेक करना पड़ेगा, फोर से भी करना पड़ेगा, फाइव से भी करना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ देन हमें फाइनल करना पड़ेगा कि ये प्राइम है नहीं है। सो जब भी हमें याद रखना, जब भी हमें आउटपुट एंड में चाहिए ना, तो हमेशा आउटपुट जो अपना ना लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर होता है। ओके, मैं बहुत क्लूज देने वाला हूँ, राइट। जब आपका जो आउटपुट है एट द एंड ऑफ चाहिए, तो ये हमेशा लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर होगा। सो यहाँ पे हम जज ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्राइम है या नहीं है, तो जज हमें लूप के बाहर करना है। बट हम यहाँ पे उसका स्टेटस चेक करेंगे। देखो अगर जैसे कि हम जैसे कि हम रास्ते पे कार चला रहे हैं, सिग्नल मिला, रेड सिग्नल स्टॉप, व्हाइट सिग्नल ग्रीन सिग्नल, मतलब हम यस हम जा सकते हैं, राइट ना। पता चलता है ना कि ये मतलब उसके स्टेटस से पता चलता है कि ग्रीन है मतलब जाना है, और रेड है मतलब रुकना है। उसी तरह अगर मेरा गिवन नंबर एन आई टू से, पहले आई तो टू है, टू से चेक करेगा, अगर डिवाइड होता है, तो मैंने ऊपर ना एक मैंने फ्लैग नंबर, फ्लैग का एक वेरिएबल है, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, पर मैंने फ्लैग दे दिया, उसको इनिशियलाइज जीरो किया। अब मैंने बोला कि एन नंबर अगर डिवाइड होता है टू से, तो मेरे फ्लैग को ना जस्ट वन सेट कर दो। मैं फ्लैग का जीरो स्टेटस चेंज कर रहा हूं वन से, बट कब होगा, जब मेरा गिवन नंबर डिवाइड होगा। नाउ सी, एन मेरा सेवन है, सेवन मॉड टू डिवाइड होता है नहीं होता है, राइट। तो अंदर जाने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, तो आई इंक्रीमेंट होगा थ्री, थ्री लेस देन सेवन, ट्रू अंदर आएगा। सेवन मॉड थ्री, जीरो नहीं आता तो फ्लैग वन नहीं होगा। फिर से आई इंक्रीमेंट होगा फोर, सेवन मॉड फोर नहीं आता है, सेवन मॉड फाइव नहीं आता है, सेवन मॉड सिक्स नहीं आता है, आई की वैल्यू सेवन होगी, सेवन लेस देन सेवन, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा लूप के। ओके, एंड नाउ आई वांट टू चेक, आई वांट टू चेक कि माय फ्लैग, जो मैंने फ्लैग वेरिएबल लिया था वो जीरो या वन है। अब देखो अगर डिवाइड हुआ ही नहीं, इसका मतलब जीरो ही रहेगा, उसका स्टेटस तो चेंज होगा ही नहीं। कैसे होगा? हाँ, अगर डिवाइड होता, किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता ना, तो फ्लैग मेरा वन हो जाता, बट ये किसी नंबर से डिवाइड हुआ ही नहीं, फ्लैग्स रिमेन जीरो। दैट मीन्स ये डिवाइड हुआ नहीं, इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हमारा फ्लैग इक्वल टू जीरो है, सो वी कैन से प्रिंट गिवन नंबर इज अ प्राइम, जस्ट ऐसे में लिखा प्राइम। बट मेरा फ्लैग डिवाइड हुआ, मैंने कि मेरा नंबर डिवाइड हुआ किसी भी एक नंबर से, तो फ्लैग डेफिनेटली वन होगा, मतलब जीरो तो नहीं रहेगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो एल्स में बोल सकते हैं हम नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, राइट। ओके, सो अब देखो यहाँ पे सेवन, तो यहाँ से डिवाइड हुआ ही नहीं, चेक किया बाहर आ गया, फ्लैग जीरो है, तो ये बोलेगा प्राइम नंबर है। सी, ओके, इसने बोला दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर, राइट। ओके, हो सकता है मेरा नंबर अब नाइन है, कुछ भी हो, ओके वॉट एवर, लॉजिक तो हम एक ही रहेगा। टू से स्टार्ट होगा एन तक, एन नाइन है मतलब एट तक जाएगा, तो पहले नाइन मॉड टू, जीरो नहीं आएगा तो अंदर इसके अंदर इंट्री नहीं करेगा, फ्लैग जीरो ही रहेगा। आई इंक्रीमेंट होगा थ्री, फिर से एन मेरा क्या है नाइन है, नाइन मॉड थ्री, नेक्स्ट इटरेशन पे, नेक्स्ट लूप पे नाइन मॉड थ्री जीरो आएगा तो फ्लैग वन हो जाएगा।
कंडीशन ट्रू होगी। फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, मेरा एन कितना है, 9 है, 9 मॉड 4 नहीं आता है, 5 6 7 8 किससे डिवाइड नहीं हुआ, बस 3 से हुआ, तो इसलिए मेरा फ्लैग 1 हो चुका है। एक बार बाहर आ गया, चेक किया, फ्लैग क्या है मेरा, 0 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, नॉट अ प्राइम, राइट, है ना। तो कुछ ऐसे ना इस प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, तो ऐसे परफेक्ट नंबर्स के लिए फिबोनाची सीरीज होती है, राइट ना, ऐसे अलग अलग तरीके के कंसेप्ट होते हैं, इससे हमारा लॉजिक स्ट्रांग बनता है, राइट ना। सिर्फ हमने कोर्स कर लिया, पढ़ लिया, इससे कुछ मैटर नहीं होता, यू हैव टू परफेक्ट इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, तभी कंपनी आपके लिए पॉजिटिव होती है। ओके, जब आप इंटरव्यू के लिए आपने कभी नोटिस किया, अगर आप गए होंगे, ये आपको पूछते हैं, ठीक है, आप एबल हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सो डेफिनेटली 100% आपका हायरिंग फिक्स है, आपका 100 फिक्स है, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद का कंसेप्ट है हमारा नेस्टेड फॉलो, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, नेस्टेड, है ना, इसमें भी बहुत सारे ऐसे लॉजिकल कंसेप्ट्स आते हैं, कोई पैटर्न्स आता है, कुछ कोई अलग अलग चीजें होती है, सो उस हम चीज को हम कवर करेंगे कल के सेशन में, ओके, जो कि हमारा रहेगा नेस्टेड लूप, एंड इसके बाद हमारे जितने भी डेटा टाइप्स है, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, राइट, ओके, लिस्ट, इन सारी चीजों को हम कल के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो इसके ये समझने के बाद ऐसा आपको लगता है कि अरे इतना कुछ लॉजिक है ही नहीं, जैसे जावा बाकी लैंग्वेज हम पढ़ते समय लगता है अरे इतना हार्ड है ना, बट यहाँ पे कुछ इतना है नहीं, मतलब कि सिंपली आपको लिखते जाना है, ऐसे ना कोई कर्ली ब्रैकेट से, ना कोई कोलन से, यहाँ पे लिख सकते हो आराम से, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी जाके डायरेक्टली आप कोड को लिखना है तो लिख सकते हो। तो इस वेरी इजी, पाइथन के अंदर ना बहुत सारी चीजें इनबिल्ट आपको मिलती है, उसके लाइब्रेरीज, उसके फंक्शंस, उसके मॉडल्स होते हैं, है ना कुछ चीजें चाहिए तो पिप से इंस्टॉल करते हैं, तो वो बहुत सारे पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट्स है, वेरी इंटरेस्टिंग, पाइथन यूज एवरीवेयर। आपने मैंने जो वीडियो डाला है ना ग्रुप पे, एक बार उसको भी देख लीजिए, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा कि पाइथन किस तरह से वर्क होता है, क्यों यूज होता है पाइथन आज के मार्केट में, क्यों इसकी डिमांड्स है, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, है ना, वो एक बार देख लीजिए। एंड देन इसके बाद अगर आप पाइथन करते हो, तो उसके बाद ना आपका मेन मोटो होना चाहिए, एक तो आपके पास दो फील्ड ओपन होगी, एक तो आपको जाना है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, या फिर इसके बाद आपको जाना है वेब वेब डेवलपमेंट में। दोनों फील्ड आज टॉप में है, वेब डेवलपर यानी कि फुल स्टैक डेवलपर, नेट पे जाके सर्च करना, ये जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, फिर फुल स्टैक डेवलपर है कि वेब डेवलपर जो पाइथन के फ्रेमवर्क्स के साथ हम काम करते हैं, डिजांगो, जो आपका यूट्यूब एप्लीकेशन है ये डिजांगो फ्रेमवर्क्स पे बना है, आप सोच सकते हो। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की कंसेप्ट जो है, ये मशीन लर्निंग डेटा साइंस की कंसेप्ट जो होती है, मशीन लर्निंग की जो कंसेप्ट होती है, वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, उससे कोई प्रोजेक्ट हम एक्चुअली नहीं बनाते, मतलब कि कैसा होता है कि मेरे पास यूट्यूब है, यूट्यूब बना है डिजांगो से या किसी भी अदर टेक्नोलॉजी से बना हो, बट उसके अंदर जो एनालिसिस, जो डेटा साइंस, जो एनालिसिस के कंसेप्ट है, मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन के जो कंसेप्ट है ना, ये सब सारी चीजें यूज की जाती है। जैसे आपके शेयर खान की वेबसाइट है, शेयर मार्केट की वेबसाइट है, उनके ऊपर सब सारे प्रिडिक्शन एल्गोरिदम्स, है ना, ये सब सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट, जैसे कि अलेक्सा है आपका, है ना, अमेजोन का, है ना, अलेक्सा प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, मशीन लर्निंग, एआई, तो ये सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता है। तो इसके लिए अब जैसे कि सिंपली आप गूगल में जाके ना स्पीक करते हो ना, ऐसे वहां पे आइकॉन आता है स्पीक का, वहां पे क्लिक करके बोलते हो ना, देन ये मशीन आपके जो आपके वर्ड्स है उसको अंडरस्टैंड करती है, देन उसको एज ए कन्वर्ट करती है, बाइनरी बाइनर से फिर से आपके वर्ड में आता है, बाद में सर्च होता है, देन वो रिजल्ट निकाल के दे देता है। बहुत सारी उसके पीछे कहानी है, राइट। सो इस तरीके से होता है कि कंसेप्ट को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना होता है, एज अ फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस कुछ भी हो, राइट ना। आगे डेटा साइंस में इसमें जाना तो पाइथन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, उसके लाइब्रेरीज को, रिच लाइब्रेरीज को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ किसी किसी को कुछ डाउट्स होगा, कुछ यहाँ पे पूछना है, तो मुझे बस चैट बॉक्स में आपका एक मैसेज डाल दीजिए कि सर ये मुझे डाउट्स था, या फिर मुझे इसमें कुछ इश्यूज है, या फिर अगर आप कल के सेशन पे आते हो तो उस टाइम पे मुझे पूछो, आज आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो दैट टाइम हो सकता है कि आपको भी कुछ डाउट्स आएंगे। सो मुझे कल कल के सेशन में जस्ट मुझे पहले चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर आई हैव सम दिस डाउट्स कि क्या क्या था, कुछ भी इसके रिलेटेड होगा, सो डेफिनेटली आई विल सॉल्व, ठीक है। और कल हम नेस्टेड फॉर लूप एंड ऑल डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, राइट, डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होती है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, और इसको हम कल के सेशन में कवर करेंगे, ओके। अगर किसी को कुछ डाउट्स होगा तो आप यहाँ पे प्लीज टाइप कर दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1-2 मिनट्स का, अगर उसमें किसी का डाउट्स है तो टाइप कर लीजिए, मैं इसको सोल्यूशन बता दूंगा।
और पाइथन इज वेरी इजी एज अगर कंपेयर अदर लैंग्वेज से अगर हम करते हैं तो क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि लॉजिकली जैसे कि सिंटैक्टिकली सिंटैक्स बहुत इजी होता है ना, किसी भी वेरिएबल्स को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। देखो अगर मैं किसी लैंग्वेज में जाके ऐसे नहीं लिख सकता, ए और बी और सी तीनों की वैल्यू मुझे सेम लिखनी है, तो ए इज इक्व टू बी इज इक्व टू सी इज इक्व टू 10, ये पाता है, ये सब सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। देखो अगर जावा में लिखना होता है ना, तो ए इज इक्व टू ए, टेंट ए इज इक्व टू 10, इंट बी इज इक्व टू इंट सी इज इक्व, ऐसे लिखना पड़ता। यहाँ पे देखो मैंने एक ही लाइन में सबको लिख दिया, ए की वैल्यू भी सेम है, बी की भी है, सी की भी सेम है। दिस इज द मेन डिफरेंस और दिस इज द मेन थिंग्स। अगर मैंने किसी ने बोला, राइट ना, ओके अगर मैंने बोला कि जैसे कि आईडी, आईडी ना एक होता है, आईडी क्या होता है पता है, कि एक एड्रेस देता है हमें, एड्रेस एक्चुअली, ठीक है। अगर मैंने ए का एड्रेस देख लिया, देखो यहाँ पे ए बी तीनों की वैल्यू सेम है, ओके, आईडी लिखा मैंने, इसका एड्रेस मिला, इसका एड्रेस मेमोरी, मेमोरी एड्रेस, ओके ये मुझे मिला। इसके बाद ना जैसे मैंने बोला कि आईडी ऑफ द बी, मतलब आईडी फंक्शन है जो हमें एड्रेस देता है, बी का एड्रेस मैंने देखा, अगर आप नोटिस करोगे ना दोनों का एड्रेस सेम है। ये तो जादू ही हो गया, दोनों का एड्रेस सेम है। अगर आप जावा में जाके बोलेंगे ना, तो जावा वाला आपको ना एक कान खींचे दे देगा, बोलेगा भाई ऐसा मेरे पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरी टाइम इट ट्रीट एज अ न्यू मेमोरी लोकेशन। पर पाइथन बोलता है कि ठीक है, जब आपके पास सेम वैल्यूज है, जब आपके पास सेम वैल्यूज है, दैट टाइम आपका मेमोरी एड्रेस सेम होगा। तो मेमोरी एलोकेशंस, सेम मेमोरी एलोकेशन, सेम वैल्यू, ए और बी सी तीनों में सेम वैल्यू 10 है ना, तो तीनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा। देखना है सी का भी, तो सी का भी चेक करके देख लो, सेम है। बट अगर मैं बी की वैल्यू चेंज कर रहा हूं 60, और नाउ चेक द वैल्यू आईडी ऑफ द बी, ओके ये है, और ए का आईडी आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। ओके सबका अलग है ना, ये देखो 50 टू 96 है, और यहाँ पे 44 है, ये चेंज है ना अलग, इसका सेम है। सो दिस इज द थिंग्स कि ये मेमोरी को भी मैनेज कर रहा है अपने आप। जब आपके पास सेम डेटा होता है, तो ये क्या करता है कि मेमोरी एलोकेशन न्यू नहीं करता है, उसी को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ए का, मतलब कि मेरे पास ए के एड्रेस था ना, ए का एड्रेस था, उसके अंदर 10 वैल्यू है, ए इसको रेफर कर रहा है, ठीक है, ए इसको रेफर कर रहा है। बी बोला बी की वैल्यू भी 10 है, तो बी न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, उसी को रेफर करेगा। सेम मेमोरी एड्रेस, सेम मेमोरी, इसलिए सी के भी सेम वैल्यू है, तो सी इसको रेफर। अब बोलेगा सी, बोलेगा मेरे वैल्यू अब ना 60 है, तो सी क्या करता है, सिंपली न्यू मेमोरी एलोकेट करता है, इसका रेफरेंस यहाँ से निकालता है और इसको रेफर करता है। दिस इज द इंटरनल थिंग हैपन। ओके चलेगा। तो स्नेहल बोल रही कि रिकॉर्डिंग मिलेगा, कि मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इस सेशन की, तो आप वहां से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोमल थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, एंड अगर किसी को और कुछ रहेगा तो कल के सेशन में आप मुझे बोल दीजिए, सो डेफिनेटली आई विल सॉल्व एवरी डाउट्स। ओके सो कल का भी सेशन सेम टाइम पे रहेगा, उसकी डिटेल्स भी आपको फिर से मिल जाएगी ग्रुप में। कुछ भी रहेगा तो आप नोट करके रख दीजिए, कल मुझे पूछने से राज जो पढ़ाया, तो डेफिनेटली कल मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो वी विल मीट टुमारो, हैव अ नाइस डे एवरीवन।